ये युए काओ यान के कमरे में उसे दही देकर कहती है, शेंग की मां की मदद का यह तुम्हारा इनाम है। काओ यान कहता है, मैंने दया की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से मदद की ताकि तुम नाराज न हो और शियाओ बाओ का इलाज न रुके। फिर काओ यान उसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखाकर चला जाता है जिसमें उसके देर से सोने जागने का जिक्र है। तभी यी युए किताब में एक लड़की की फोटो देखती है जिसमें काओ यान के भाई भाभी उस लड़की के साथ हैं। यह तस्वीर देखकर ये युए सोचती है कि शायद यह लड़की काओ यान की गर्लफ्रेंड है। अगले दृश्य में काओ यान को चक्कर आते हैं और वह वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद ये युए वॉशरूम जाती है और वहां काओ यान को बिना शर्ट के देखकर डर जाती है और अपनी व्हील चेयर से उठ जाती है। फिर काओ यान ये युए की व्हील चेयर पर बैठ जाता है और ये युए को अपनी ओर खींचता है तो ये युए उसे छूकर कहती है, क्या तुम्हें बुखार है? अगले दृश्य में ये युए काओ यान का तापमान चेक करती है जो केवल 38 डिग्री है। फिर काओ यान ये युए से कहता है, मैं अस्पताल जा रहा हूं ड्रिप लगवाने के लिए। ये युए ने कहा, इलाज घर पर होगा। उसने बर्फ वाला तौलिया लगाया पर काओ यान को ठंडा लगा। फिर गीला तौलिया बिना निचोड़े इस्तेमाल किया जिससे पानी टपकने लगा। फिर ये युए अदरक का सूप लाई जो उसे पसंद नहीं आया और ये युए सोने चली गई। अगले दिन वेनगु काओ यान से मिलने आता है और उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है जो उनकी पीठ से ली गई थीं। फिर काओ यान उन तस्वीरों को देखता है और वेनगु से कहता है, इनमें से कोई भी वह लड़की नहीं है। तो वेनगु कहता है, जिस लड़की को तुम 5 साल से ढूंढ रहे हो वह तो सिर्फ तुम्हारे सपनों में आती है। क्या वह सच में इस दुनिया में है भी? काओ यान बोला, बात खत्म हो गई हो तो जाओ। अगले सीन में यी युए फांग के क्लिनिक में अपना कमरा देख खुश होती है। फ्लैशबैक में यी युए रात भर काओ यान का ख्याल रख बुखार चेक कर बाहर जाने लगती है। तभी नींद में काओ यान पुकारता है, रुको, मुझे छोड़ डाचकर मत जाओ। वर्तमान दृश्य में यी युए सोचती है, क्या काओ यान उस तस्वीर वाली लड़की के बारे में सोच रहा था? अगले दृश्य में लिन वेनगु के घर उसे लेने आती है क्योंकि दोनों को एक मीटिंग के लिए जाना है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें वेनगु के पापा लिन को वेनगु की असिस्टेंट नियुक्त करते हैं और उससे कहते हैं, मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वेनगु तुम्हारी बात सुनता है। इसके बाद लिन पूरे दिन वेनगु का पीछा करती है लेकिन वेनगु उसे नजरअंदाज करता है। फिर वेनगु घर लौट आता है और लिन थक कर बैठ जाती है। तभी ये युए उसे मैसेज करती है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाती है। इसके बाद लिन ये युए से मिलने जाती है और उससे कहती है, अब मेरी टांग ठीक है। फिर वह लिन को काओ यान के भाई भाभी और एक लड़की की तस्वीर दिखाती है और कहती है, क्या यह लड़की काओ यान की गर्लफ्रेंड है? तो लिन कहती है, जिस तरह यह लड़की काओ यान के भाई और भाभी के साथ खड़ी है लगता है कि यही काओ यान की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर ये युए को जलन होती है और वह पूरे समय उसी लड़की की चर्चा करती रहती है और अंदाजा लगाती है कि शायद वह काओ यान की कोई खोई हुई बहन है। घर आने के बाद भी ये युए उसी बात के बारे में सोचती रहती है और लिन से वॉइस मैसेज में बात करती है। फिर वह गलती से एक वॉइस मैसेज काओ यान को भेज देती है और फिर काओ यान ये युए के कमरे में आकर कहता है, तुम्हें मेरी बातों के बारे में जानने की जरूरत क्यों है? तो ये युए कहती है, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि इससे मुझे शियाओबाओ का इलाज करना आसान होगा। इस पर काओ यान कहता है, तुम अपनी सारी एकाग्रता शियाओबाओ के इलाज पर लगाओ और मेरे बारे में मत सोचो। अगली सुबह यी युए काओ यान से कहती है कि उसे शियाओबाओ को सनशाइन प्राइमरी स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि वह स्कूल बहुत अच्छा है और वहां का माहौल शियाओबाओ के लिए बहुत अच्छा है। आखिरकार काओ यान यी युए को शियाओबाओ को प्राइमरी स्कूल ले जाने की अनुमति दे देता है। इसके बाद काओ यान अपने स्टडी रूम में चला जाता है और यी युए उसे शियाओबाओ के प्राइमरी स्कूल में ली गई तस्वीरें मेल करती है जिनमें वह बहुत खुश नजर आ रहा है। फिर काओ यान अपने असिस्टेंट को फोन करता है और कहता है, मैं सनशाइन प्राइमरी स्कूल को फंड देना चाहता हूं और स्कूल के लिए प्रोफेशनल टीचर्स भी नियुक्त करूंगा। अगले दृश्य में काओ यान घर को सजाता है और थोड़ी देर बाद यी युए और शियाओबाओ घर लौटते हैं और वे नई सजावट देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनका घर अब किसी परिकथा के घर जैसा दिखता है। इसके बाद वे सब मिलकर खाना खाते हैं और शियाओबाओ यह देखकर बहुत खुश होता है। अगले दृश्य में लिन वेनगु से मिलने जाती है और उसके साथ डिनर करती है। डिनर के दौरान लिन देखती है कि एक फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें ले रहा है। यह देखकर लिन वेनगु से कहती है, तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया है ना? तुम चाहते हो कि तुम्हारे पापा हमारी साथ की तस्वीरें देखें और सोचें कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूं और फिर वे मुझे नौकरी से निकाल दें। इसके बाद वेनगु लिन से शर्त लगाता है कि अगर वह उससे प्यार कर बैठती है तो उसे नौकरी से इस्तीफा देना होगा और लिन वेनगु से कहती है कि अगर वेनगु उससे प्यार करने लगे तो उसे लिन की बात माननी होगी। दूसरी ओर ये युए शियाओबाओ को स्कूल ले जाती है और काओ यान भी वहां आ जाता है।
फिर काओ यान ये युए से कहता है कि अगर ये युए और फांग उसे बास्केटबॉल के खेल में हरा देते हैं तो वह शियाओ बाओ को इस स्कूल में एडमिशन लेने देगा। फिर फांग और काओ यान खेलते हैं और खेल ड्रॉ पर खत्म होता है, और जब ये युए काओ यान के साथ खेलती है तो वह काओ यान को हरा देती है। इसके बाद वह काओ यान से कहती है तुम्हें अपना वादा निभाना होगा और शियाओ बाओ को स्कूल भेजने की अनुमति देनी होगी। अगले दृश्य में ये युए शियाओ बाओ को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही है और उसकी किताब पर कवर चढ़ा रही है। तभी काओ यान वहां एक स्मार्ट बैकपैक लेकर आता है जिसमें सुरक्षा फीचर्स, जीपीएस और कैमरा है। इस बैग को देखकर ये युए काओ यान को एक तरफ ले जाती है और समझाती है कि शियाओ बाओ को सामान्य जीवन में ढलने के लिए उसे दूसरों से बहुत अलग नहीं दिखना चाहिए। इस वजह से उसके सहपाठी उससे दोस्ती नहीं करेंगे। यह सुनकर काओ यान सहमत नहीं होता, लेकिन फिर ये युए के जोर देने पर वह बैग वापस ले लेता है। अगली सुबह काओ यान और ये युए शियाओ बाओ को स्कूल छोड़ने जाते हैं और शियाओ बाओ थोड़ा घबराया हुआ है क्योंकि यह उसका स्कूल का पहला दिन है। यह देखकर स्कूल की एक टीचर कहती हैं अगर पूरा परिवार एक दूसरे को किस करेगा तो शियाओ बाओ अच्छा महसूस करेगा। फिर शियाओ बाओ ये युए को किस करता है और इसके बाद ये युए और काओ यान के बीच एक अजीब पल आता है और ये युए को मजबूरी में काओ यान को किस करना पड़ता है। इसके बाद काओ यान ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और फांग ये युए और शियाओ बाओ को स्कूल के अंदर ले जाती है। फिर काओ यान कार में जाते हुए अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और उससे सनशाइन प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में एक मीटिंग अरेंज करने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद काओ यान दूरबीन लगाकर शियाओ बाओ को क्लासरूम में बैठा हुआ देखते हैं। अचानक वह ये युए और फांग को एक साथ देखकर जलन महसूस करते हैं और ये युए को कॉल करके उसे वापस घर बुला लेते हैं। इसके बाद ये युए शियाओ बाओ को लेकर घर वापस आ जाती है और काओ यान उससे कहते हैं मुझे भूख लगी है। तो ये युए कहती है यही तुम्हारा जरूरी काम था जिसकी वजह से तुमने मुझे घर बुलाया। फिर काओ यान ये युए से नूडल्स बनाने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये युए सी फूड इंस्टेंट नूडल्स बनाती है और काओ यान को जबरदस्ती खिलाती है, लेकिन उसे चॉपस्टिक्स नहीं देती। फिर दोनों चॉपस्टिक्स के लिए लड़ते हैं और इसी दौरान वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और काओ यान ये युए को चूमने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी काओ यान की आंटी वहां आ जाती हैं और दोनों को रसोई में एक साथ देख लेती हैं। फिर काओ यान अपनी आंटी से कहते हैं ये युए मेरी पत्नी है। इसके बाद काओ यान की आंटी उन्हें अलग ले जाकर बात करती हैं और ये युए के बारे में पूछती हैं। तो काओ यान कहते हैं ये युए एक अच्छी लड़की है और एक अस्पताल में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। यह सुनकर काओ यान की आंटी ज्यादा प्रभावित नहीं होती और काओ यान से कहती हैं कि उसे याद रखना चाहिए कि उसकी पत्नी हेशी ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी है, इसलिए उसे इस पद के योग्य होना चाहिए। इसके बाद काओ यान की आंटी शियाओ बाओ से मिलने जाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या उसे अपनी माँ पसंद है। तो शियाओ बाओ कहता है मैंने अपनी मम्मी खुद ढूंढी है। ये सुनकर आंटी और भी ज्यादा शक करने लगती हैं और सोचती हैं कि ये युए और काओ यान शियाओ बाओ के लिए एक जोड़े की तरह अभिनय कर रहे हैं। फिर आंटी कमरे से बाहर आती हैं और उनके सामने ये युए और काओ यान एक प्यारे जोड़े की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बाद वे सब साथ में खाना खाते हैं, लेकिन खाने के दौरान भी आंटी का व्यवहार ठंडा ही रहता है। थोड़ी देर बाद आंटी चली जाती हैं और फिर ये युए और शियाओ बाओ आराम से खाना खाते हैं। अगले दृश्य में आंटी कार में जाती हैं और अपनी असिस्टेंट से कहती हैं काओ यान और ये युए एक नकली जोड़ा है और शियाओ बाओ के लिए साथ रह रहे हैं, लेकिन काओ यान के दिल में ये युए के लिए भावनाएं हैं। ये सुनकर आंटी की असिस्टेंट पूछती है कि काओ यान और जिंग की शादी का क्या होगा। तो आंटी कहती हैं जिंग और चाओ यान की शादी दोनों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह शादी जरूर होगी। अगले दिन चाओ यान और उनकी आंटी कलाई बैंड प्रोजेक्ट के भविष्य के विकास के बारे में बात करते हैं। फिर आंटी चाओ यान से कहती हैं मैं हेशी ग्रुप की 30वीं वर्षगांठ की पार्टी आयोजित करने जा रही हूँ। यह सुनकर चाओ यान कहते हैं मैं ये युए को भी इस पार्टी में अपने साथ लाऊंगा। तो आंटी को शक होता है कि क्या ये युए को बुनियादी नृत्य भी आता है, लेकिन चाओ यान कहते हैं मुझे ये युए पर भरोसा है और आपको उसे कम नहीं आंकना चाहिए। अगले दृश्य में चाओ यान ये युए को पार्टी के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि वह उनके साथ पार्टी में चले। यह सुनकर ये युए कहती है कि वह पार्टी में नहीं जाना चाहती, लेकिन चाओ यान उससे कहते हैं अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे लिए इस पार्टी में जाना जरूरी है। फिर चाओ यान उसे मनाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक चाल अपनाते हैं और उससे कहते हैं शायद तुम पार्टी में इसलिए नहीं जा रही हो क्योंकि तुम्हें डांस नहीं आता। फिर चाओ यान की चाल काम कर जाती है और ये युए डांस सीखने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन चाओ यान डांस टीचर्स को बुलाते हैं और ये युए उन सभी से मिलती है। पूरा दिन डांस की प्रैक्टिस करने के बाद ये युए बहुत थक जाती है और फिर डिनर के समय चाओ यान उसे एक हेल्दी खाना परोसते हैं
और कहते हैं कि उसे अपनी डाइट पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। हेल्दी खाना देखकर यी युए कहती है कि वह बहुत थकी हुई है और उसे हाई कैलोरी खाना चाहिए। लेकिन चाओ यान ऑनलाइन हॉटपॉट की कुछ तस्वीरें निकालते हैं ताकि वह उन्हें देखकर खाना खा सके। अगले सीन में यी युए डांस टीचर्स के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और दूसरी तरफ चाओ यान को उसके असिस्टेंट का फोन आता है जो उसे बताता है आपके पुराने ड्राइवर झांग जिन्होंने आपका एक्सीडेंट कराया था मिल गए हैं। फिर चाओ यान उनसे मिलने जाता है और यी युए देखती है कि चाओ यान कहीं जा रहा है। फिर वह टीचर से कहती है कि वह थोड़ी देर आराम करना चाहती है। फिर यी युए चाओ यान के स्टडी रूम में जाकर लिन को हॉटपॉट के लिए मैसेज करती है। तभी हाउसमेड सफाई करते हुए ड्राइवर की फोटो देख कहती है ये चाओ यान का पुराना ड्राइवर है जो हादसे के बाद भाग गया था, वो इसे ढूंढ रहे थे। फिर लिन का मैसेज आता है हॉटपॉट के लिए अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया है, यहाँ आ जाओ। अगले दृश्य में चाओ यान अपने ड्राइवर से मिलने जा रहा होता है और तभी उसे अपने असिस्टेंट का फोन आता है जो उसे बताता है ड्राइवर झांग फिर से भाग गया है। अगले दृश्य में ये युए लिन के ऑफिस जाती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद लिन एक दस्तावेज देने के लिए वैनगू के ऑफिस जाती है और वह उस पर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन उस पर कोई असर नहीं दिखाती। दूसरी ओर यी युए ऑफिस में चाओ यान को देखकर छुप जाती है और फिर लिन को फोन करके कहती है कि वह पहले रेस्टोरेंट जा रही है, लेकिन लिन उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि वह रेस्टोरेंट एक सुनसान जगह पर है और उसे वह जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद चाओ यान वेनगू से मिलने जाता है और उससे कहता है मेरा ड्राइवर फिर से भाग गया है। इस पर वेनगू कहता है ड्राइवर के पीछे जरूर कोई और मास्टरमाइंड है और उसी की वजह से मेरे भाई और भाभी की मौत हुई थी। तो चाओ यान कहता है मैं सच का पता लगाऊंगा। थोड़ी देर बाद चाओ यान वेनगू के ऑफिस से बाहर आता है और ऑफिस में यी युए को देखता है। फिर चाओ यान यी युए को ऑफिस में ले जाता है और उससे सवाल करता है तुम डांस की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही हो? तो यी युए कहती है लिन बहुत अच्छा डांस करती है इसलिए मैं उसके साथ डांस की प्रैक्टिस करने आई हूँ। तभी लिन वहां आ जाती है और चाओ यान से कहती है यी युए और मैं हॉटपॉट खाने जा रहे हैं। यह सुनकर चाओ यान गुस्सा हो जाता है और यी युए से कहता है कि वह अपने काम को लेकर गंभीर नहीं है। तो यी युए कहती है शियाओ बाओ का इलाज करना मेरा काम है और किसी पार्टी में अजनबियों के सामने डांस करना मेरा काम नहीं है। ये सुनकर चाओ यान गुस्सा हो जाता है और यी युए से कहता है कि उसे अपनी निजी बातों की वजह से उसका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर वैनगू वहां आता है और यी युए से कहता है चाओ यान आज खराब मूड में है क्योंकि वह अपने पुराने ड्राइवर को ढूंढ रहा था लेकिन वह भाग गया। यह सुनकर यी युए कहती है तुम उस हादसे के बारे में क्या जानते हो? इस पर वैनगू कहता है कुछ साल पहले शियाओ बाओ के जन्मदिन की पार्टी पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और शियाओ बाओ और उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में शियाओ बाओ के माता पिता की मौत हो गई। फिर चाओ यान को एक फोन कॉल आया और उसे अस्पताल बुलाया गया और अस्पताल जाते समय उसका भी एक्सीडेंट हो गया और फिर वह 1 महीने के लिए कोमा में चला गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद चाओ यान को पता चला कि उसके भाई और भाभी की मौत हो चुकी है और उस समय उनकी कार चला रहे उनके ड्राइवर झांग लापता थे। फिर उसे अपने पारिवारिक व्यवसाय की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और सभी को लग रहा था कि हेशी ग्रुप अब खत्म हो जाएगा, लेकिन चाओ यान ने सब कुछ संभाल लिया और हेशी ग्रुप को संकट से बाहर निकाल लिया। अगले दृश्य में यी युए अपने दोस्तों के साथ हॉटपॉट खाने जाती है और लिन को लगता है कि वह कहीं खोई हुई है। तब यी युए उसे बताती है चाओ यान ने अकेले बहुत कुछ सहा है और मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। यह सुनकर लिन को यी युए पर शक होता है और वह उससे पूछती है कि क्या वह चाओ यान से प्यार करने लगी है। तो यी युए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद यी युए घर जाती है और सुनती है कि चाओ यान की आंटी उससे कह रही हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यी युए तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक डांस पार्टनर ढूंढूंगी। चाओ यान कहता है मैं पहले भी पार्टियों में अकेला जाता था और इस बार भी अकेला ही जाऊंगा। फिर उसकी आंटी चली जाती है और यी युए उसे स्नैक्स का डिब्बा देकर कहती है कि वह इन्हें रख ले ताकि वह डाइट कर सके। चाओ यान कहता है मैंने डांस टीचर्स हटा दिए हैं, तुम मेरे निजी मामलों में दखल न दो। बाद में यी युए को प्रैक्टिस करते देख चाओ यान उसे डांस सिखाने लगता है। डांस के बीच में यी युए चाओ यान से कहती है कि हाई हील्स पहनकर डांस करना काफी मुश्किल है और फिर चाओ यान देखता है कि यी युए के पैर में हाई हील्स की वजह से चोट लग गई है और फिर वह यी युए के पैर पर दवा लगाता है। थोड़ी देर बाद यी युए अपनी हील्स उतार देती है और खुशी खुशी डांस करने लगती है और चाओ यान उसे प्यार से देखता है। अगले सीन में यी युए और चाओ यान पार्टी में आते हैं और पार्टी में चाओ यान सबको यी युए से मिलवाता है। इसके बाद यी युए और चाओ यान एक साथ डांस करते हैं और फिर डांस के बाद चाओ यान यी युए की हाई हील जूते उतारता है और उसके जूते पहनाता है और फिर वह पार्टी में उसका पसंदीदा म्यूजिक बजाता है और चाओ यान और यी युए डांस करते हैं।
तभी जिंग पार्टी में आती है और चाओ यान जिंग और बाकी लोगों से बात करने में व्यस्त हो जाता है और यी युए जो साइड में खड़ी होती है असुरक्षित महसूस करने लगती है और पार्टी छोड़ने के बारे में सोचती है। लेकिन जैसे ही वह एक कदम बढ़ाती है उसके जूते के फीते की वजह से वह लड़खड़ा जाती है और चाओ यान उसकी मदद करने आता है। अगले सीन में चाओ यान की आंटी कहती हैं कि यी युए ने आज पार्टी में गिरकर हमारा अपमान किया है, लेकिन चाओ यान उन्हें बताता है यी युए का गिरना सिर्फ एक हादसा था। फिर आंटी चाओ यान से कहती हैं कि हादसे की जांच बंद कर दो, लेकिन चाओ यान कहता है मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। अगले सीन में चाओ यान यी युए के कमरे में आता है और उसके टखने पर आइस पैक लगाता है और यी युए शर्मिंदा होकर कंबल के नीचे चली जाती है और चाओ यान से कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। फिर थोड़ी देर बाद यी युए चाओ यान को कॉल करती है और उससे जिंग के बारे में पूछती है, तो चाओ यान कहता है जिंग सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त है और फिर वह यी युए से सोने के लिए कहता है। अगले सीन में यी युए वीबो स्क्रॉल कर रही होती है जब उसे पहली मोहब्बत पर एक पोस्ट मिलती है जो उसे चाओ यान की याद दिलाती है। फिर ये युए चाओ यान को मैसेज करती है लेकिन वह जवाब नहीं देता। यह देखकर ये युए काफी उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद ये युए की दोस्त उसे एक वीबो पोस्ट दिखाती है जिसमें लोग उसकी और जिंग की तुलना कर रहे हैं। फिर ये युए लोगों की टिप्पणियां पढ़ती है और अपनी दोस्त से कहती है मुझे शियाओबाओ को स्कूल से लेने जाना है क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उसे इन टिप्पणियों के बारे में पता न चल जाए। दूसरी ओर चाओ यान को भी लोगों की टिप्पणियों के बारे में पता चलता है और वह कानूनी विभाग को आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सूचित करता है। फिर वह यी युए का संदेश देखता है जिसमें उसने लिखा था मैं शियाओबाओ को घर ले आई हूं। अगले दृश्य में चाओ यान यी युए से पूछता है कि क्या वह ऑनलाइन पोस्ट की वजह से परेशान है, तो यी युए कहती है आपकी लीगल टीम सब संभाल लेगी, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। अगले दृश्य में लिन ऑफिस में ओवरटाइम कर रही होती है और अचानक कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं और एक खून से सना हुआ गुड़िया भी उसके सामने आ जाती है। लेकिन लिन डरती नहीं है और अपने हाथ धोने के लिए वॉशरूम चली जाती है। फिर अचानक एक नकली भूत उसे छूता है। थोड़ी देर बाद वेनगू वॉशरूम में आती है और भूतों से डर जाती है। फिर लिन वेनगू और ऑफिस के कर्मचारियों से कहती है कि उनकी स्क्रिप्ट बहुत घिसी पिटी थी और प्रॉप्स और मेकअप भी विश्वसनीय नहीं थे। अगले दृश्य में काओ यान एक रेस्टोरेंट में अपनी आंटी का इंतजार कर रहा होता है और तभी जिंग वहां आ जाती है और थोड़ी देर बाद आंटी भी उनके साथ शामिल हो जाती हैं। फिर जिंग बाथरूम जाती है और काओ यान अपनी आंटी से पूछता है कि क्या वह यी युए के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट्स के पीछे हैं, तो वह स्वीकार करती हैं मैंने यह सब इसलिए किया ताकि यी युए को दिखा सकूं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो। यह सुनकर काओ यान गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर जिंग आंटी से पूछती हैं कि क्या ये युए और काओ यान की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो आंटी कहती हैं हाँ ऐसा ही है, लेकिन काओ यान को यी युए पसंद है। इस पर जिंग कहती है काओ यान जल्द ही यी युए को छोड़ देगा क्योंकि वह उसके लिए सही जोड़ीदार नहीं है। अगले दृश्य में काओ यान यी युए से माफी मांगता है लेकिन यी युए उससे पूछती है कि वह माफी क्यों मांग रहा है। तब काओ यान कहता है सोशल मीडिया पर तुम्हारे खिलाफ और भी पोस्ट डाले गए हैं। फिर वह उसके खाते में उसके भावनात्मक नुकसान के लिए 1 लाख युआन ट्रांसफर कर देता है, लेकिन यी युए उसे बताती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि वह अनुबंध को 1 महीने कम करने का अनुरोध करती है। लेकिन काओ यान उसकी बात नहीं मानता लेकिन उसे थोड़ी आजादी देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन यी युए, काओ यान और शियाओबाओ परिवार के साथ घूमने जाते हैं और मॉल में एक आदमी उनकी फोटो लेता है। यह देखकर यी युए कहती है कि उसे सबक सिखाना चाहिए, लेकिन काओ यान उसे बताता है मैंने इस फोटोग्राफर को बुलाया है ताकि हमारे बारे में सकारात्मक अफवाहें फैल सकें। अगले दिन काओ यान भी यी युए के साथ शियाओबाओ को स्कूल छोड़ने जाता है और दोनों एक खुशहाल जोड़े की तरह व्यवहार करते हैं। अगले दृश्य में यी युए फांग के क्लिनिक जाती है और उसकी दोस्त उसे काओ यान का वीबो अकाउंट दिखाती है जिसमें उसने यी युए के साथ तस्वीरें पोस्ट की हैं। यह देखकर यी युए की दोस्त बहुत प्रभावित होती है और यी युए से कहती है काओ यान बहुत रोमांटिक है। फिर लिन काओ यान के ऑफिस जाकर बोली मैं हेशी ग्रुप के रिस्टबैंड का प्रचार यूरोप और अमेरिका में करूंगी और आंकड़ों से काओ यान को खुद को साबित किया। अगले दृश्य में लिन वेनगू के घर जाती है और उससे कहती है कि वह उसके साथ ऑफिस चले और लिन को देखकर वेनगू चिढ़ जाता है। इसके बाद लिन काओ यान के ऑफिस आती है और जिंग और काओ यान को एक साथ काम करते हुए देखकर उनकी तस्वीरें लेती है। अगले दिन लिन यी युए के ऑफिस जाती है और उसे जिंग और काओ यान की मुलाकात के बारे में बताती है। इस पर यी युए कहती है
अगर वे मिल भी रहे थे तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लीन कहती है, अगर काओ यान ने तुम्हें जिंग से मिलने के बारे में नहीं बताया तो इसका मतलब है कि वह जिंग में दिलचस्पी रखता है। अगले दृश्य में यी युए काओ यान की तस्वीर एक तकिए पर चिपकाती है और उसे मुक्के मारती है और बाहर बिस्तर पर लेटे काओ यान को यी युए की आवाज सुनाई देती है तो वह उसके कमरे में आ जाता है। फिर काओ यान अपनी फोटो यी युए के तकिए पर देखता है और सोचता है कि शायद वह जल रही है और उसके पास काओ यान जैसा तकिया नहीं है। फिर वह उससे वादा करता है कि वह उसके लिए भी बिल्कुल अपने जैसा एक कस्टमाइज्ड तकिया बनवाएगा। अगली सुबह यी युए काओ यान को नाश्ते के लिए बुलाती है और उसे वीकेंड के लिए परिवार की योजना भी बताती है, लेकिन काओ यान उसे बताता है कि ऑफिस में बहुत काम है और वह ओवरटाइम करने जा रहा है। अगले दृश्य में शियाओबाओ यी युए की दोस्त को मैसेज करता है और पूछता है कि मम्मी दुखी क्यों है। यी युए की दोस्त बताती है, तुम्हारी सौतन काओ यान कंपनी में आ गई है। फिर ये युए शियाओबाओ से वीकेंड का प्लान पूछती है तो वो बोला, मैं डैडी की कंपनी जाऊंगा। अगले दृश्य में ये युए शियाओबाओ के साथ काओ यान के ऑफिस जाती है और रास्ते में शियाओबाओ से पूछती है कि क्या वह सुंदर लग रही है। फिर ये युए काओ यान के लिए टूना सैंडविच लाती है और तभी जिंग वहां आ जाती है और काओ यान को टूना सैंडविच खाने से रोकती है क्योंकि टूना का स्वाद विचारों को प्रभावित करता है, इसलिए उसे यह सैंडविच नहीं खाना चाहिए। फिर काओ यान ये युए से कहता है, मीटिंग के बाद मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगा। इसके बाद ये युए शियाओबाओ को लेकर बाहर चली जाती है और जिंग और काओ यान साथ बैठकर प्रपोजल पर चर्चा करते हैं। फिर ये युए वॉशरूम जाती है और शियाओबाओ चुपके से वापस ऑफिस आकर जिंग की कॉफी में नकली कीड़ा डाल देता है। जब वह कॉफी पीती है तो कीड़ा देखकर डर जाती है और सारी कॉफी उस पर गिर जाती है। फिर वह बाथरूम चली जाती है। इसके बाद ये युए शियाओबाओ को ढूंढ रही होती है और रास्ते में जिंग से टकरा जाती है और जिंग ये युए को चेतावनी देती है कि वह काओ यान से दूर रहे क्योंकि वह उसके लायक नहीं है। दूसरी ओर काओ यान शियाओबाओ को डांट रहा होता है और तभी ये युए वहां आकर उसे शियाओबाओ से गुस्से में बात करने से रोकती है। ये सुनकर काओ यान कहता है, शियाओबाओ घर पर जो चाहे कर सकता है लेकिन कंपनी में लोगों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। इस पर ये युए कहती है कि काओ यान को वीकेंड पर काम नहीं करना चाहिए था और शियाओबाओ के साथ समय बिताना चाहिए था क्योंकि उसके घर पर न होने की वजह से ही शियाओबाओ ने उसकी कंपनी आने की जिद की। अगले दृश्य में वेनगू कुछ कंपनी कर्मचारियों से कहता है कि वे लिन को उसकी नौकरी से असंबंधित काम दें और उसे ओवरटाइम करना पड़े, लेकिन लिन सब कुछ पूरा कर देती है। थोड़ी देर बाद वेनगू ऐसे दिखाता है जैसे वह लिन का पक्ष लेने आया हो और कर्मचारियों को डांटता है, लेकिन लिन सब समझ जाती है और वेनगू की योजना फिर से फेल हो जाती है। अगले दृश्य में यी युए शियाओबाओ को अपने माता पिता के घर ले जाती है और उसकी माँ को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह पूछती है कि क्या उसका और काओ यान का झगड़ा हुआ है, तो यी युए कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर यी युए की माँ उसे दिलासा देती है और समझाती है कि पति पत्नी के बीच झगड़े होना सामान्य बात है। अगले दृश्य में जिंग और फांग की एक मीटिंग होती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें फांग जिंग को तनाव प्रबंधन के लिए दवा देती है। वर्तमान दृश्य में जिंग फांग से कहती है, किसी को भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैं डिप्रेशन की दवा लेती हूँ। अगले दृश्य में काओ यान अपनी नौकरानी से यी युए के बारे में पूछता है और नौकरानी उसे बताती है, यी युए शियाओबाओ को लेकर अपने मायके गई हैं, लेकिन गलती से अपना सामान यहीं छोड़ गई है। दूसरी ओर यी युए सोचती है कि काओ यान जरूर उसका सामान लेकर उससे मिलने आएगा, लेकिन जब वह दरवाजा खोलती है तो काओ यान का सहायक यी युए का सामान लेकर आया होता है, जिससे यी युए नाराज हो जाती है। अगले दृश्य में यी युए अपने पापा को अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर यी युए और उसकी मां से कहते हैं उन्हें संक्रामक एंडोकार्डाइटिस है और सर्जरी की जरूरत होगी। फिर यी युए मां के साथ पिता से मिलती है, लिन को बुलाकर शियाओबाओ को घर भेज देती है। तभी डॉक्टर कहते हैं आपके पापा की हालत और बिगड़ गई है। तभी शियाओबाओ और काओ यान वहां पहुंचते हैं और काओ यान मेडिकल टीम बुलाकर यी युए के पिता का इलाज शुरू करवाते हैं। फिर काओ यान यी युए के लिए स्नैक्स लाते हैं और यी युए उनसे मदद का कारण पूछती है। तब काओ यान कहते हैं तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मदद कर रहा हूं। फिर ये युए काओ यान से जिंग के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछती है तो काओ यान उसे बताते हैं कि वह जिंग को बचपन से जानते हैं और वह सिर्फ उनकी दोस्त है। इसके बाद यी युए अपनी मां के साथ अपने पापा से मिलने जाती है और यी युए के पापा कहते हैं मुझे भूख लगी है। यह सुनकर यी युए की मां खिचड़ी बनाने चली गई। फिर उसके पापा ने उसे बैंक कार्ड का पासवर्ड, अपनी बचत और रिटायरमेंट फंड दे दिया। यी युए ने मना किया पर पापा बोले मैं अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें देना चाहता हूं। इसके बाद यी युए के पापा का ऑपरेशन चल रहा होता है और इस दौरान यी युए और उसकी मां बहुत परेशान होती हैं। तभी वहां काओ यान आता है और उन्हें बताता है
सर्जरी के सफल होने की संभावना काफी ज्यादा है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर उन्हें बताते हैं ऑपरेशन सफल रहा। अगले दृश्य में ये युए अपने पापा के बिस्तर के पास बैठी बैठी सो जाती है और काओ यान पास में बैठा काम कर रहा होता है। फिर काओ यान ये युए के पास आता है और उस पर कंबल डाल देता है। फिर ये युए के बाल उसके मुंह में चले जाते हैं तो काओ यान उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये युए उसे चिकन का पैर समझकर उसकी उंगली काट लेती है और जैसे ही वह जागती है उसे लगता है कि काओ यान उसे छूने की कोशिश कर रहा है। इसी समय ये युए के पापा जाग जाते हैं और काओ यान और ये युए उन्हें देखकर दिल का इशारा बनाते हैं और खुश कपल होने का नाटक करते हैं। अगले दिन काओ यान की आंटी ये युए के पापा से मिलने अस्पताल आती हैं और ये युए के माता पिता उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। फिर काओ यान की आंटी देखती हैं कि शियाओबाओ ये युए और उसके परिवार के काफी करीब हो गया है और फिर वह काओ यान से कहती हैं, मुझे शक है कि ये युए जानबूझकर शियाओबाओ के करीब आ रही है। लेकिन काओ यान पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, यह संभव नहीं है। अगले दृश्य में ये युए वैनगू से उस लड़की के बारे में पूछती है जिसकी तस्वीरें काओ यान ने पीछे से ली थीं। तब वैनगू उसे बताती है काओ यान के सपने में एक लड़की आती है और शायद वह लड़की असलियत में मौजूद नहीं है। दूसरी ओर काओ यान की आंटी एक बार फिर अपनी असिस्टेंट से ये युए की जांच करने को कहती हैं। अगले दृश्य में काओ यान को ये युए की मां का फोन आता है और वह उसे अस्पताल बुलाती हैं। जैसे ही काओ यान कमरे में प्रवेश करता है ये युए के कई रिश्तेदार वहां उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर ये युए के एक रिश्तेदार काओ यान के साथ सेल्फी भी लेते हैं और फिर सभी लोग अप्रत्यक्ष रूप से उससे मदद मांगते हैं, लेकिन काओ यान विनम्रता से उन्हें मना कर देता है। तभी फांग और लिन वहां आ जाते हैं और फिर वे काओ यान और यी युए को वहां से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिन यी युए से कहती है, तुम्हें जिंग पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि वह काओ यान में दिलचस्पी रखती है। और दूसरी ओर काओ यान और फांग मिलकर फलों के डिब्बे उठा रहे होते हैं। तभी जिंग वहां आती है और काओ यान से कहती है कि कंपनी में इमरजेंसी है और उससे साथ चलने के लिए कहती है। फिर काओ यान कार की ओर चला जाता है और जिंग यी युए से कहती है, तुम्हें अपनी निजी बातों की वजह से काओ यान के ऑफिस के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। और यह सुनकर ये युए गुस्सा हो जाती है। अगले दृश्य में लिन अपने ऑफिस लौटती है और देखती है कि उसका बड़ा भाई उसकी सीट पर बैठा है और वह उसे बाहर ले जाती है जहां उसका भाई उससे पैसे मांगता है। तभी वेनगू वहां आता है और सोचता है कि कोई आवारा लड़का लिन को परेशान कर रहा है। जब वेनगू को पता चलता है कि वह उसका भाई है तो वह उसके भाई से माफी मांगता है। अगले दृश्य में लीन फेस मास्क उतार रही होती है और गलती से एक डिब्बा गिरा देती है। उस डिब्बे से यी युए की खोई हुई अंगूठी निकल आती है। अगले दिन वह अंगूठी यी युए को देती है और कहती है, यह अंगूठी तुम्हें ताकत और काओ यान की पत्नी का दर्जा दे सकती है। अगले दृश्य में यी युए के पापा को अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और शियाओ यान वहां शियाओ बाओ के साथ आती है। मेज पर सब खाना खा रहे हैं। यी युए की मां शियाओ बाओ को खिलाते हुए खुद को दादी कहने को कहती हैं। उसके दादी कहते ही सब हैरान रह गए। फिर पापा के कहने पर उसने उन्हें दादा भी कहा, लेकिन शियाओ यान के पापा कहने पर वह चुप हो गया। अचानक शियाओ यान को जिंग से एक संदेश मिलता है और वह उसे होटल में प्रेसिडेंट वांग से मिलने के लिए बुलाती है। फिर शियाओ यान जिंग से मिलने जाता है और यी युए को जलन महसूस होती है। थोड़ी देर बाद यी युए लिन के घर जाती है और होटल जाने के लिए तैयार होती है। इसके बाद ये युए होटल जाती है और लिफ्ट में एक आदमी से मिलती है और गलतफहमी में सोचती है कि वह आदमी उसकी तस्वीरें ले रहा है। फिर ये युए उस आदमी से लड़ती है और उसे पुलिस के पास ले जाने लगती है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुलती है शियाओ यान और जिंग सामने खड़े होते हैं और जिंग उस आदमी को मिस्टर वांग कहकर बुलाता है, जिससे यी युए को पता चलता है कि उसने मिस्टर वांग के बारे में गलतफहमी कर ली थी। फिर शियाओ यान यी युए से कहती है कि वह मिस्टर वांग को छोड़ दे और फिर वह मिस्टर वांग और जिंग के साथ मीटिंग के लिए चली जाती है और यी युए बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर वांग बाहर आते हैं और काफी गुस्से में नजर आते हैं। इसके बाद जिंग यी युए से कहती है, मिस्टर वांग ने हेशी ग्रुप से इनकार कर दिया, ये तुम्हारी गलती है। वो यी युए को ताना मारते हुए बोली, तुम शियाओ यान का काम बिगाड़ती हो। यी युए का दिल टूट गया। बाहर फांग उसे घर ले जाने आया था, पर शियाओ यान ने अपनी जैकेट उसे दी और कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यी युए मना कर फांग के साथ चली गई। फिर वे बार में पीने गए और यी युए ने कहा, शायद मैं सपनों की दुनिया में हूं और अब मुझे लौटना चाहिए। फांग बोला, तुम अच्छी लड़की हो और तुम्हें सबसे अच्छा मिलना चाहिए। तभी वेनगू वहां आया और उन्हें साथ देख सोचा, यी युए शियाओ यान को धोखा दे रही है, मुझे शियाओ यान को बताना होगा। थोड़ी देर बाद शियाओ यान बार में आता है और यी युए से कहता है कि वह उसके साथ घर चले, लेकिन तभी उसे जिंग का फोन आता है जो उसे मीटिंग के लिए बुलाती है।
फिर शियाओ यान यी युए से कहता है कि वह पहले उसे घर छोड़ देगा, लेकिन यी युए उससे कहती है मैं अनुबंध खत्म करना चाहती हूँ क्योंकि अब शियाओ बाओ ठीक है और उसके पास शियाओ यान के साथ रहने का कोई कारण नहीं है। यह सुनकर शियाओ यान समझ नहीं पाता कि यी युए अनुबंध क्यों तोड़ना चाहती है, तो यी युए कहती है अब मैं अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ और तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालना चाहती। फिर यी युए घर लौटकर नाराज है कि शियाओ यान ने उसे रोका नहीं। उधर वैनगु शियाओ यान से कहता है तुम्हारे और यी युए के बीच की समस्या बात करके सुलझाओ। अगले दिन यी युए लिन को वॉइस मैसेज भेज रही थी। तभी शियाओ यान आकर पूछता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ रही है। यी युए बोली अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। इस पर शियाओ यान कहता है शियाओ बाओ अभी तक सामाजिक जीवन में ढल नहीं पाया है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। अगर शियाओ बाओ कोई दोस्त बना लेता है तो मैं तुम्हारा अनुबंध समाप्त कर दूंगा। अगले दिन शियाओ बाओ दोस्त को घर लाता है और वे सब मिलते हैं। यी युए कहती है शियाओ बाओ दोस्त बनाने लगा है, वैसे भी हमारा अनुबंध जल्द खत्म हो जाएगा। शियाओ यान बोला इसे रिन्यू भी कर सकते हैं। यी युए ने कहा मुझे करियर पर ध्यान देना है। यह सुनकर शियाओ यान कहता है मैं तुम्हें तुम्हारा करियर बनाने में मदद कर सकता हूं, लेकिन यी युए उसे मना कर देती है और फिर वह शियाओ यान द्वारा दिया गया अंगूठी भी उसे लौटा देती है। अगले दृश्य में शियाओ यान की आंटी उसे जिंग और उसकी मां से मिलने के लिए बुलाती है और मुलाकात के दौरान वह शियाओ यान और जिंग की शादी की भी बात करती है, लेकिन शियाओ यान शादी करने से इनकार कर देता है और कहता है मैं व्यापार के लिए खुद को नहीं बेचूंगा और न ही किसी अर्थहीन रिश्ते में बंधूंगा। इसके बाद शियाओ यान की आंटी अपनी सहायक से मिलती है। अगले दृश्य में यी युए अपना गाना रिकॉर्ड करती है और उसे शियाओ बाओ को देती है ताकि वह गाना सीख सके, और तभी फांग वहां आता है और शियाओ बाओ से प्यार से मिलता है। फिर शियाओ बाओ अपने कमरे में जाता है और उसके हाथ से वॉइस रिकॉर्डर गिर जाता है। इसके बाद फांग और यी युए बात करते हैं और उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है। थोड़ी देर बाद शियाओ यान घर आती है, वही रिकॉर्डर पाती है और उसे चलाती है। दूसरी ओर यी युए को याद आता है कि उसका फोन शियाओ यान के घर छूट गया है और वह वापस आती है। फिर वह अपनी और फांग की बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें फांग उससे कह रहा है मुझे पता है कि तुम शियाओ यान को पसंद करती हो और भले ही तुम दोनों अलग हो जाओ, उसके साथ बिताया गया समय हमेशा खास रहेगा। यह सुनकर यी युए वह रिकॉर्डर छीनने की कोशिश करती है, लेकिन शियाओ यान रिकॉर्डर को पकड़कर रिकॉर्डिंग सुनती रहती है। फिर यी युए शर्माते हुए बाथरूम में जाकर छुप जाती है और थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आकर शियाओ यान को शुभ रात्रि कहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद शियाओ यान उस रिकॉर्डिंग को फिर से सुनती है और बहुत उत्साहित हो जाती है। इसके बाद शियाओ यान वेनगु के घर जाती है और उसे बताती है यी युए मुझे पसंद करती है, और यह सुनकर वेनगु हैरान रह जाता है। दूसरी ओर यी युए लिन से कहती है शियाओ यान को पता चल गया है कि मुझे वह पसंद है, लेकिन शियाओ यान ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है और शायद अब वह अनुबंध तोड़ देगा क्योंकि उसे मेरे साथ रहना पसंद नहीं आएगा। उधर शियाओ यान कहता है यी युए कॉन्ट्रैक्ट इसलिए रद्द कर रही है क्योंकि उसे लगता है मैं उसे पसंद नहीं करता, जबकि मैं करता हूं। वेनगु चेतावनी देता है अगर तुमने उसे अपनी भावनाएं नहीं बताई तो फांग फायदा उठा लेगा। पर शियाओ यान कहता है मुझे यकीन है यी युए सिर्फ मुझे चाहती है और फांग से प्यार नहीं कर सकती। तो वेनगु कहता है फांग यी युए का पुराना दोस्त है और वह भी यी युए के दिल में जगह बना सकता है। अगली सुबह फांग यी युए को लेने आता है और उसे एक पहाड़ी विला ले जाता है जहां स्कूल की पेरेंट टीचर गतिविधि होने वाली है। फिर यी युए शियाओ बाओ को फोन करती है और कहती है मैं पहाड़ी विला जा रही हूं, और फिर शियाओ बाओ यी युए की योजना के बारे में शियाओ यान को बता देता है। थोड़ी देर बाद शियाओ यान घर लौटता है और शियाओ बाओ को पहाड़ी विला ले जाता है। इसके बाद शियाओ यान और शियाओ बाओ भी पहाड़ी विला पहुंच जाते हैं और शियाओ यान भी फांग और यी युए की इवेंट की तैयारियों में मदद करता है। थोड़ी देर बाद शियाओ यान यी युए से कहता है तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो यी युए कहती है जबरदस्ती का प्यार कभी नहीं चलता और वैसे भी वह प्यार में विश्वास नहीं करती, और फिर वह जानबूझकर एक टीचर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन तभी उस टीचर की पत्नी वहां आ जाती है और यी युए शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन तभी शियाओ यान वहां आ जाता है और तुरंत आगे बढ़कर कहता है कि यी युए काफी मजबूत है, इसीलिए वह पेरेंट टीचर एक्टिविटी की तैयारियों में सभी टीचर्स की मदद कर रही है। फिर वह सभी टीचर्स को बीबीक्यू खाने के लिए आमंत्रित करता है और उनकी रहने की व्यवस्था एक 5 स्टार होटल में करता है। इसके बाद यी युए और शियाओ यान एक कमरे में जाते हैं और यी युए शियाओ यान से पूछती है कि वह सबके सामने उसे पत्नी क्यों बुला रहा है। तो शियाओ यान कहता है जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें अपनी सार्वजनिक छवि और मुख्य। यह सुन यी युए काओ यान को अनदेखा कर चली जाती है। फिर फांग आकर काओ यान से कहता है उसे अकेले में बात करनी है।
फिर ये युए लिन को कॉल कर कहती है, काओ यान अजीब व्यवहार कर मेरा पीछा कर रहा है। लिन बोली, उसे अनदेखा करो, इससे वह खुद इजहार कर देगा। उधर फांग काओ यान को अकेले में ले जाकर कहता है, अगर तुम्हारी भावनाएं सच्ची नहीं तो उसे छोड़ दो। काओ यान पूछता है, तुम मुझे उसे छोड़ने को क्यों कह रहे हो? इस पर फांग कहता है, मुझे ये युए पसंद है। तो काओ यान कहता है, फिर तुम उसे अपने जज्बात क्यों नहीं बताते? इस पर फांग कहता है, मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहता और उसकी दिल जीतना चाहता हूँ धीरे धीरे। यह सुनकर काओ यान कहता है, तुम्हें हमारे रिश्ते में दखल देने का कोई हक नहीं है। अगले दृश्य में लिन वेनगू से कहती है, मैं मिस्टर गू के साथ डिनर करने जा रही हूँ, और जानबूझकर उसे रेस्टोरेंट का नाम भी बता देती है। फिर वेनगू घर जाता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत जलन होती है और फिर वह रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और फिर लिन और मिस्टर गू की कार का पीछा करता है। इसके बाद लिन और मिस्टर गू एक साथ खड़े होते हैं और तभी लिन का भाई भी वहां आ जाता है और फिर से लिन से पैसे मांगता है। इसी बीच मिस्टर गू लिन को अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है। फिर वेन गू वहां आता है और अपनी घड़ी लिन के भाई को दे देता है, लेकिन लिन उसे मना कर देती है और फिर लिन का भाई वह बैग ले लेता है जो मिस्टर गू ने उसे दिया था। इसके बाद लिन का भाई देखता है कि बैग खाली है और लिन वेन गू से कहती है, क्या मैं ऐसी लड़की लगती हूँ जो अमीर लड़कों से तोहफे लेती है? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें लीन मिस्टर गू द्वारा दिया गया तोहफा उन्हें वापस कर देती है और सिर्फ पेपर बैग लेती है। वर्तमान सीन में लिन वेन गू से पूछती है, क्या तुम जलन महसूस कर रहे थे? और फिर वह अपने घर के अंदर चली जाती है। ठीक उसी समय वेनगू देखता है कि काओ यान की आंटी काओ यान के ड्राइवर झांग को पैसे दे रही है और आंटी डर जाती है। सोचती है, अगर वेनगू जाकर काओ यान को कुछ बता दे तो। अगले सीन में ये युए शियाओ बाओ के साथ समय बिता रही है और थोड़ी देर बाद वह उसे सुलाने ले जाती है। ठीक उसी समय काओ यान वहां आ जाता है और ये युए कहती है कि शियाओ बाओ सो गया है, अब उसे अपने कमरे में जाना चाहिए, लेकिन शियाओ बाओ ये युए से उसके साथ सोने के लिए कहता है। इसी बीच काओ यान की आंटी उसे फोन करती है और पूछती है कि वह कहाँ है। तो काओ यान आंटी से कहता है, मैं ये युए के साथ माउंटेन विला आया हूँ और पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी में भाग लूंगा। फिर आंटी को बैकग्राउंड में ये युए की गाने की आवाज सुनाई देती है और उसी समय उसे हादसे वाली रात याद आ जाती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें काओ यान अपने भाई भाभी और शियाओ बाओ के साथ कार में जा रहा है और अपनी आंटी से फोन पर बात कर रहा है। इसी दौरान एक ट्रक आता है और उनकी कार को टक्कर मार देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ये युए की कार वहां से गुजरती है और ये युए कार एक्सीडेंट देखकर वहां जाती है और शियाओ बाओ को कार से बाहर निकालती है और उसे शांत करने के लिए एक गाना गाती है। जब शियाओ बाओ के माता पिता का एक्सीडेंट होता है तब आंटी की कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती और वह ये युए को गाते हुए सुनती है और वर्तमान सीन में भी आंटी वही गाना सुनती है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हादसे वाले दिन ये युए ने बचाया था शियाओबाओ की जिंदगी। अगले दिन पेरेंट चाइल्ड डे पर शियाओबाओ यीयू और चियाओ यान एक साथ प्रस्तुति देते हैं। ठीक उसी समय जिंग वहां आती है और शाओबाओ को अपने साथ मछली पकड़ने ले जाती है। फिर शियाओबाओ शरारत करता है और जानबूझकर जिंग को मछली पकड़ने के लिए पानी में भेज देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। उसी समय चियाओ यान और यीयुए वहां आते हैं और चियाओ यान जिंग को उठाकर पानी से बाहर ले आते हैं, फिर उसे कमरे में आराम करने के लिए ले जाते हैं। फिर चियाओ यान जिंग से कहता है कि वो शियाओबाओ के करीब आने की कोशिश ना करे क्योंकि वो उससे कभी शादी नहीं करेगा और साथ ही अपने व्यापारिक संबंध भी उससे खत्म कर देता है। अगले दृश्य में युए मछली पकड़ने जाती है, लेकिन वहां एक सांप देखकर डर जाती है। दूसरी ओर शियाओबा चियाओयान को बताता है कि युए अकेले मछली पकड़ने गई है और चियाओयान युए को ढूंढने चला जाता है। फिर वो युए को ढूंढ लेता है और वहां एक सांप देखता है और पास में युए को बेहोश देखकर हैरान रह जाता है। अगले दृश्य में डॉक्टर चियाओ यान से कहता है कि यू सांप के काटने से नहीं बल्कि डर के कारण बेहोश हुई थी। वो चियाओ यान कहता है युए तो काफी मजबूत लड़की है, वो सांप से कैसे डर गई। ये सब सुनकर यू जाग जाती है और चियाओ यान से कहती है, तुम डॉक्टर और नर्सों के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो। फिर डॉक्टर और नर्सें वहां से चली जाती हैं और यूए चियाओ यान से कहती है, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं इतनी छोटी उम्र में मर ना जाऊं। तो चियाओ यान कहता है, अगर तुम मरने वाली होती तो मरने से पहले मुझे क्या कहती। इस पे यूए कहती है, मैं कहती कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। ये सुनकर चियाओ यान कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी भी 6 घंटे बाकी हैं। अगले सीन में फांग युए को घर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन शाओबाओ जिद करता है कि वो चाओ यान की कार में ही जाएगा और फिर युए शियाओबाओ के जिद करने पर उसे अपने घर ले जाती है। अगले सीन में वैनगू चियाओयान से मिलने आता है और उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि ये लड़की उसकी सपनों की लड़की जैसी है। तो चियाओयान कहता है कि वो नहीं जानता ये लड़की कौन है, लेकिन जो भी हो वो उसे ढूंढना चाहता है। दूसरी तरफ युए शियाओबाओ से घर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उस पर नाराज हो जाता है। लेकिन युए शियाओबाओ को मना लेती है और फिर दोनों पानी की बंदूकों से खेलने लगते हैं।
अचानक यू ये उदास हो जाती है और चियाओ यान के बारे में सोचने लगती है, और उसी वक्त चियाओ यान उसके सामने आ जाता है और उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें उनके बीच एक नई साझेदारी होगी। फिर चियाओ यान यूए को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के सुनाता है और कहता है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए भावनाएं विकसित हो गई हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करना चाहता हूं, और इस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि हमेशा के लिए बढ़ाई जा सकती है। इस कॉन्ट्रैक्ट का कारण यह है कि तुम हमेशा मेरे साथ रह सको। ये सुनकर यीयुए खुश हो जाती है और फिर चियाओ यान यीये को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी श्याओबाओ वहां आ जाता है और अपने मम्मी पापा को किस करता है। फिर यूयुए फांग से मिलने जाती है और चियाओ यान यूयुए के पीछे जाता है और उसे अपनी कार में बिठा लेता है, और फिर वो फांग से कहता है, मैं अब यूए को ऑफिशियली डेट कर रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें यूए से दूर रहना चाहिए। इसके बाद यूए फांग को अलविदा कहती है और चियाओ यान और श्याओबाओ के साथ चली जाती है। अगले सीन में चियाओ यान यूए को स्नैक से भरा एक फ्रिज दिखाता है और यूए से कहती है, ये मेरे पसंदीदा स्नैक्स हैं। तो चियाओ यान कहता है, अब मैं तुम्हें हर दिन नए सरप्राइज दूंगा। इसके बाद वे दोनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं, और जब टीवी पे एक कपल किस करता है तो दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वे खुद को काबू में रखते हैं। थोड़ी देर बाद यूए सो जाती है और चियाओ यान यूए के माथे पर किस करता है और अपने कमरे में लौट जाता है। अगले दिन सभी कंपनी के कर्मचारी देखते हैं कि चियाओ यान बहुत खुश है। दूसरी तरफ येयू भी बहुत अच्छे मूड में है। अगले सीन में जिंग चियाओ यान के ऑफिस आती है और अपनी टर्मिनेशन पेपर्स वापस कर देती है, लेकिन चियाओ यान उससे कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। इस पर जिंग कहती है, अगर तुम उसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हें बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो चियाओ यान कहता है, अब मैं यूए के साथ आधिकारिक रूप से रिलेशनशिप में हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे परेशान न करो। इसके बाद चियाओ यान यीजुए को अपनी कंपनी बुलाता है। उसकी लीगल टीम भी उसके ऑफिस में खड़ी है और ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई लव कन्फेशन नहीं बल्कि एक बिजनेस डील हो। फिर चियाओ यान यूए से रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद यूए चियाओ यान के ऑफिस आती है और चियाओ यान उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें कई शर्तें हैं, लेकिन वो यूए से अपने दिल की बात सीधे तौर पे नहीं कहता, और साथ ही यूए को कई गिफ्ट्स देने का ऑफर भी करता है। लेकिन यूए कहती है, मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, और फिर वो उसकी लीगल टीम से भी बाहर जाने के लिए कहती है। फिर ऑफिस में दोनों अकेले रह जाते हैं और यूए इंतजार करती है कि चियाओ यान आई लव यू कहे, लेकिन वो यूए से आई लव यू कहने में असमर्थ रहता है और यूए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में वैन गो राष्ट्रपति गू से मिलती है और उन्हें लिन से मिलने से रोकती है। तो गूस से कहता है, लिन का भाई हमेशा मेरी कंपनी के बाहर खड़ा रहता है और मुझसे पैसे मांगता है, इसलिए मैं कभी भी उस लड़की से दोस्ती नहीं करूंगा जिसके परिवार वाले इतने लालची हैं। इसके बाद लिन वेन गू के ऑफिस में आती है और कहती है, शायद तुम मुझे चाहने लगे हो और तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम शर्त हार चुके। लेकिन वैन गू कहती है, ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर वैन गू लिन से उसके भाई के बारे में पूछती है और उसके भाई का नाम सुनकर लिन वैन गू से नाराज हो जाती है। थोड़ी देर बाद वैन गू यीयू से मिलती है और उससे लिन के भाई के बारे में पूछती है। तो यीयू से बताती है, लिन को अपने भाई के बारे में बात करना पसंद नहीं है क्योंकि उसका भाई भरोसेमंद नहीं है और हमेशा उसे पैसे मांगता रहता है। फिर वैन गू यू से लिन की लव लाइफ के बारे में पूछती है तो यू उसे बताती है, लिन देखने में तो रोमांस की एक्सपर्ट लगती है लेकिन असल में उसके पास डेटिंग का ज्यादा अनुभव नहीं है। इसके बाद वैंगू कियाओ यान को मिलने के लिए बुलाती है और उसे यह आइडिया देती है कि वो यू को डेट पर बुलाए और उसे अपने जज्बात बताए। अगले दिन कियाओ यान यू को डेट पे चलने के लिए कहता है और यू ड्रेस और हाई हील्स पहनकर डेट पर आती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि डेट का वेन्यू एक फिशिंग स्पॉट है। फिर यू बोल हो जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है और कियाओ यान उसकी मदद करता है उसके जूते पहनाने में। फिर कियाओ यान उससे कहता है, मैंने फिशिंग स्पॉट इसलिए चुना क्योंकि यहाँ हम एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं और अगर तुम मछली पकड़ोगी तो श्याओबा बहुत खुश होगा क्योंकि उसे मछली बहुत पसंद है। फिर येयू अपनी कुर्सी से उठकर मछली पकड़ने जाती है और अचानक कियाओ यान के ऊपर गिर जाती है और कियाओ यान उसे चूम लेता है। अगले सीन में शाओबा कियाओ यान से कहता है, मुझे आप पसंद है। तो कियाओ यान उससे कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने बोलना शुरू कर दिया है, और फिर कहता है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम उसे ईमेल में लिखकर मुझे भेज सकते हो। इसके बाद कियाओ यान यीयू के कमरे में जाता है और उसके बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी यीयू वहां जाती है और कियाओ यान उससे कहता है, एक मीठी डेट के बाद कपल्स बिस्तर पर लेटकर अपनी बातें शेयर करते हैं। मैंने बहुत सी इंग्लिश फिल्में देखी हैं और उनमें सभी कपल्स एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं एक ही बिस्तर पर। इस पर यीयू कहती है कि उसे एशियाई ड्रामे देखने चाहिए और उन ड्रामों से प्यार जताने के तरीके सीखने चाहिए, लेकिन कियाओ यान जिद करता है कि वो उसके साथ बिस्तर पर आए और यीयू शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। अगले सीन में जिंग को एक बुरा सपना आता है, वो परेशान हो जाती है और अपनी चिंता की दवा ढूंढने लगती है। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ डिनर करती है और उसकी माँ उससे कहती है कि वो कियाओ यान से शादी कर ले। तो जिंग अपनी माँ से कहती है, कियाओ यान यू को डेट कर रहा है और मुझसे शादी नहीं करेगा।
अगले सीन में क्याओयान की आंटी यीयू को मिलने के लिए बुलाती हैं और उसे क्याओयान से दूर जाने के लिए मजबूर करती हैं। उनकी बातें बहुत ही अप्रिय होती हैं। जब वो बात कर रही होती हैं तभी क्याओयान आ जाता है और अपनी आंटी से कहता है, मैं अपने बिजनेस पर ध्यान दूंगा और अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, लेकिन मैं एक वयस्क हूं और मुझे अपनी जिंदगी उस लड़की के साथ बिताने का हक है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसके बाद वो यूयू को लेकर वहां से चला जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद क्याओयान यूयू से पूछता है कि क्या वो आंटी की बातों से परेशान है, तो यूयू कहती है, मैं काफी मजबूत लड़की हूं और आपकी आंटी को संभाल सकती हूँ। फिर क्याओयान यू से कहता है, मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर यूयू भावुक हो जाती है और उससे वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे प्यार करना भी सिखाएगी। अगले सीन में फांग घर लौटता है और देखता है कि जिंग वहां उसका इंतजार कर रही है। फिर जिंग फांग से दवा मांगती है तो फांग उसे कहता है, तुम्हें किसी प्रोफेशनल मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन जिंग उसे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम ही मुझे दवा देते रहो। अगले दिन जिंग फांग के क्लिनिक जाती है और फांग उससे कहता है, इलाज के लिए तुम्हें एक फॉर्म भरना होगा, लेकिन जिंग फॉर्म भरने से मना कर देती है। फिर फांग जिंग को दवा देता है और कहता है, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें दवा दे रहा हूँ, अब से तुम्हें सही तरीके से डॉक्टर की पर्ची लानी होगी और तभी मैं तुम्हें दवा दूंगा। अगले सीन में क्याओयान यीयुए को मसाज देता है और इसी दौरान यीयुए क्याओयान का फोन ले लेती है, उसका वीचैट अवतार अपनी फोटो में बदल देती है, उनकी जोड़ी वाली फोटो को फोन की बैकग्राउंड फोटो बना देती है और लॉक स्क्रीन पासवर्ड को अपनी जन्म तिथि में बदल देती है। फिर क्याओयान यीयुए का फोन लेता है और अचानक लिन का मैसेज देखता है जिसमें वो कहती है, मैं यीयुए की एक लड़के से मुलाकात करवाना चाहती हूँ और उसे सिर्फ क्याओयान के साथ ही नहीं रहना चाहिए। ये मैसेज देखकर क्याओयान यूए से नाराज हो जाता है और मांग करता है कि वो सबको बता दे कि वही यूए का बॉयफ्रेंड है। अगले दिन क्याओयान यीयुए के सभी दोस्तों को मिलने के लिए बुलाता है और उनके सामने घोषणा करता है कि वो और यीयुए एक रिश्ते में हैं। फिर वे सब मिलकर मस्ती करते हैं और ट्रूथ और डेयर खेलते हैं और इसी दौरान यीयुए और क्याओयान खुलेआम अपना प्यार दिखाते हैं। फिर यीयुए बहुत ज्यादा पी लेती है और क्याओयान उसे घर ले जाता है। अगले सीन में यूए काओयान से कहती है कि वो उसकी आंटी का दिल जीतना चाहती है, तो काओयान उसे बताता है कि आंटी को गोल्फ खेलना पसंद है। तो ये यूए उससे कहती है, मुझे गोल्फ खेलना सिखाओ। इसके बाद ये यूए गोल्फ से जुड़ी किताबें लाती है और यहाँ तक कि डिनर करते समय भी गोल्फ की किताबें पढ़ती है। अगले दिन क्याओयान ये यूए को गोल्फ कोर्स ले जाता है और उसे गोल्फ की प्रैक्टिस कराता है और प्रैक्टिस के दौरान दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। तभी अचानक क्याओयान को ऑफिस से कॉल आता है और वो ये यूए से कहता है कि वो अकेले प्रैक्टिस करे। अगले सीन में क्याओयान ऑफिस जाता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है, लव ब्रेसलेट टीम के महत्वपूर्ण सदस्य लिन ग्रुप द्वारा हायर कर लिए गए हैं। ये सुन के क्याओयान एक नई रणनीति बनाता है ताकि ब्रेसलेट प्रोजेक्ट सफल हो सके। अगले सीन में ये यूए गोल्फ कोर्स से बाहर आती है और देखती है कि आंटी ड्राइवर झांग के साथ है जो उसे धमका रहा है और पैसे मांग रहा है। तभी ये यूए वहां जाती है और ड्राइवर झांग पर हमला कर देती है। फिर आंटी यूए को अपनी कार में बिठा लेती है और उसे बताती है, क्याओयान के भाई के एक्सीडेंट वाले दिन गाड़ी ड्राइवर नहीं बल्कि क्याओयान चला रहा था और सदमे के कारण उसे उस दिन की यादें याद नहीं है। फिर आंटी यूए से कहती हैं कि वो क्याओयान से दूर रहे और ये भी बताती है, एक्सीडेंट वाले दिन तुमने श्याओबाओ की जान बचाई थी और अगर तुम क्याओयान के साथ रही तो उसकी यादें फिर से लौट सकती हैं। अगले सीन में ये यूए घर जाती है और श्याओबाओ के साथ बैठती है और उसे प्यार से देखती है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि जिस बच्चे की उसने एक्सीडेंट वाले दिन जान बचाई थी वो श्याओबाओ ही था। इसके बाद ये यूए क्याओयान के कमरे में जाती है और देखती है कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है। अचानक क्याओयान जाग जाता है और ये यूए से पूछता है कि वो उसकी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। फिर ये यूए क्याओयान से पूछती है कि उसने अपने सपने में क्या देखा, तो क्याओयान उसे बताता है, मैं अपने भाई को अपने सपने में देख रहा था। इसके बाद क्याओयान यीयुए को अपने भाई के बारे में बताता है और कहता है, मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता था और मैंने उसे बताया था कि मुझे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उसने मुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। लेकिन जैसे ही मैं विदेश गया मेरे पापा की मौत हो गई और फिर मैं वापस चीन आ गया। इसके बाद मेरे भाई और भाभी का कार एक्सीडेंट हो गया। फिर वो यूए को उस लड़की की तस्वीर दिखाता है जिसे वो अपने सपनों में देखता है और उससे कहता है, ये लड़की मेरे लिए बहुत खास है और मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन अब जब तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो तो मैं उस लड़की को ढूंढना नहीं चाहता। चाओयान की सारी बातें सुनकर ये यूए भावुक हो जाती है। उस रात ये यूए को नींद नहीं आती और वो चाओयान को सोते हुए देखती है और मन ही मन सोचती है, मैं कभी नहीं चाहती कि तुम उस लड़की से मिलो जो तुम्हारे सपनों में आती है। अगले दिन चाओयान ऑफिस से छुट्टी लेती है और यूए को आंटी के साथ गोल्फ खेलने ले जाती है। इसके बाद चाओयान और यूए गोल्फ कोर्स पर जाते हैं। फिर चाओयान शाबाओ को कार तक छोड़ने जाती है और फिर आंटी और यूए के बीच बातचीत होती है। तब आंटी यूए से कहती है, चाओयान और शाबाओ सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम भी उन्हें बहुत प्यार करती हो। लेकिन यीयू आंटी से वादा करती है, मैं चाओयान से ब्रेकअप कर लूंगी, और फिर आंटी वहां से चली जाती हैं। इसके बाद चाओयान वापस आती है और अचानक यीयू चाओयान से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। ये सुनकर चाओयान सोचती है शायद यीयू मजाक कर रही है, लेकिन यीयू वहां से चली जाती है और चाओयान सोचती है शायद आंटी ने यायू से कुछ कहा है और इसी वजह से वो नाराज हो गई। अगले सीन में वेंगू घर पे डिनर के लिए जाता है और उसके पापा उसे बताते हैं, आज तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है, और फिर वेंगू के पापा अपनी पत्नी को याद करते हैं।
फिर वैनगो लिन के बारे में सोचता है और अपने पापा से एक विला मांगता है। अगले सीन में ये यूए लिन से मिलने उसके घर जाती है और फिर दोनों दोस्त अपनी अपनी भावनाएं साझा करते हैं। इसी दौरान लिन को पता चलता है कि यीयू और चाओयान का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन यीयू लिन को ब्रेकअप की वजह नहीं बताती और कहती है आजकल के कपल्स अक्सर ब्रेकअप कर लेते हैं और हम दोनों भी व्यक्तित्व के अंतर के कारण अलग हो गए। इसी दौरान क्याओयन यूए के घर के बाहर खड़ा होता है और उसका इंतजार करता है। अगली सुबह क्याओयन यूए के घर आता है, उसे गले लगाता है और कहता है एक दूसरे की तारीफ करना और गले लगना उनकी रोजमर्रा की आदत में होना चाहिए। लेकिन ये यू क्याओयान को याद दिलाती है कि वे दोनों अब अलग हो चुके हैं। इसके बाद ये यू वॉशरूम जाती है और लिन उसे एहसास दिलाती है कि वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही है और उसकी आंखों के नीचे काले घेले हैं। फिर ये यू लिपस्टिक लगाती है और बाहर आती है। इसके बाद वो सियाओयान से पूछती है कि वो उसके लिए नाश्ता क्यों लाया है, तो सियाओयान कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इस पे यू कहती है कि वे दोनों अब अलग हो चुके हैं, तो सियाओयान कहता है मेरी इजाजत के बिना तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। इसके बाद जियाओबो ड्राइवर के साथ अकेले स्कूल जाता है और यू अपनी ई बाइक से निकल जाती है। फिर दाओयान एक अजनबी महिला की इलेक्ट्रिक स्कूटर 20,000 युआन में खरीद लेता है और उस पर बैठकर ये यूए का पीछा करते हुए उसके काउंसलिंग क्लिनिक तक पहुंचता है। इसके बाद चाओयान ये का पीछा करते हुए उसके क्लिनिक के अंदर जाता है, लेकिन उसकी कमर में दर्द होने लगता है और ये उसे देखकर हंस पड़ती है। फिर काओयान उसे पीछे से गले लगाता है और कहता है कि वो ब्रेकअप को स्वीकार नहीं करता और ये यूलिन के साथ रह सकती है, लेकिन वे हर दिन साथ में नाश्ता और रात का खाना खाएंगे। इसके बाद सीओ यान की असिस्टेंट उसे लेने आती है और वो उसके साथ ऑफिस चला जाता है। अगले सीन में वैनगो विला का लोकेशन लिन को भेजता है और वो विला पर आ जाती है, लेकिन जैसी वो विला के अंदर जाती है वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी माँ वहां होती है और कहती हैं वैन बहुत अच्छा है और तुम्हें उससे अपने भाई के लिए नौकरी दिलवाने की मदद मांगनी चाहिए। इस पर लिन गुस्सा हो जाती है और विला से बाहर चली जाती है और वैनगो उसका पीछा करता है। फिर लिन वैनगो से कहती है कि उसे उसकी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है और वो उसके परिवार की समस्याओं को नहीं समझता, लेकिन वैनगो उसे समझाता है कि उसे अपने परिवार की परवाह करनी चाहिए क्योंकि चाहे वे कितने भी बुरे हों वे फिर भी उसका परिवार हैं। ये सुन के लिन गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में यूए की मुलाकात डॉक्टर हुआंग से होती है जो उसे उसकी पुरानी नौकरी पे वापस बुलाते हैं और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कहते हैं। अगले सीन में यू बस स्टॉप पर इंतजार कर रही होती है और तभी फैंग वहां आ जाता है। ये उससे कहती है अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते तो बेहतर है कि उनकी जिंदगी से दूर हो जाएं। तो फैंग कहता है कि अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है तो आपको उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद दोनों साथ में घर चले जाते हैं और घर पर सीओ यान यू का इंतजार कर रहा होता है। शियाबू सो चुका होता है और जाते जाते सीओ यान यू से कहता है शियाबू तुम्हारे लिए केक लाया है, वही हेलो, और फिर वो जियाबाओ को लेकर घर चला जाता है। अगले सीन में लिन एक बस स्टॉप पर खड़ी होती है और कुछ गुंडों को अपने भाई के खिलाफ बातें करते हुए सुनती है। फिर वे ये भी कहते हैं जियांग की बहन लिन एक कंपनी में काम करती है और काफी खूबसूरत भी है। ये सुन के लिन डर जाती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। इसके बाद लिन वैनगो से मिलने जाती है और उसे बताती है कि आज से उनके बीच सिर्फ कर्मचारी और बॉस का रिश्ता रहेगा और जो शर्त उन्होंने लगाई थी वो अब उसे खत्म करना चाहती है। अगली सीन में यूयू सोफे पर लेटी होती है, तभी डोरबेल बजती है और जब यूयू दरवाजा खोलते हैं तो सीओ यान और शियाबू उसके कमरे में आ जाते हैं। चाओयान रेस्तरां से खाना लाता है और यूयू से कहता है हमने वादा किया था कि हम हर दिन साथ में खाना खाएंगे। अचानक सीओ यान को अपने असिस्टेंट का फोन आता है जो उसे बताता है जिंक की कंपनी की वजह से हमारी कंपनी एमआर रोंगा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। दूसरी तरफ वैनगो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ लिन के बारे में सोच रहा है और फिर वो अपने दोस्त को फोन करता है और कहता है आज से मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे दिल में एक खास लड़की है। इसके बाद वैनगो ऑफिस जाता है और उसके कर्मचारी उसकी नई सोच देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब वो काम को लेकर बहुत गंभीर हो गया है। फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑफिस में बुलाता है और उसे एक मीटिंग अरेंज करने के लिए कहता है। अगले सीन में जिंग एक गोली लेती है और तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और उसे बताती है तुम्हारे पापा ने जानबूझकर हेशी ग्रुप से बिजनेस डील छीन ली है। ये सुनकर जिंग अपनी माँ से वादा करती है मैं सीओ यान को अपने पापा की पार्टी में जरूर लेके आऊंगी। अगले सीन में यू डॉक्टर हुआंग से मिलती है और डॉक्टर उसे बताते हैं एक जर्मन अस्पताल ने हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है और हमारी रिसर्च टीम को जर्मनी बुलाया है। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और हम जल्दी जर्मनी जा रहे हैं। तो यू कहती है ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। इस पर डॉक्टर कहते हैं हेशी ग्रुप का जर्मन अस्पताल के साथ सहयोग है और हेशी ग्रुप ने हमें बहुत मजबूत सिफारिश दी है। मुझे चिंता थी कि शादी के बाद तुम काम नहीं करोगी, लेकिन अब लगता है कि सीओ यान का परिवार तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अगले सीन में चाओयान अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते हैं और सभी से माफी मांगते हैं कि वो ब्रेसलेट प्रोडक्ट को वेस्टर्न मार्केट्स में नहीं ला सके, लेकिन वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सीईओ के पद से इस्तीफा भी दे देंगे। दूसरी तरफ जिंग यूए से मिलने चाइल्ड साइकोलॉजी क्लिनिक आती है और उसे कहती है काओयान को जिंग ग्रुप के भोज में शामिल होने के लिए मनाओ क्योंकि ये हेशी ग्रुप और जिंग ग्रुप दोनों के लिए अच्छा होगा।
यह सुनकर ये यू उलझन में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद ये यू घर जाती है और देखती है कि लिन बीमार है। फिर वो उसकी देखभाल करती है और लिन उसे बताती है, वेनगू मेरी माँ और भाई को बिना इजाजत अपने विला ले गया और इसी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ है। इस पे ये यूए कहती है, वेनगू का इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था, इसलिए तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर ये यू लिन की धड़कन चेक करती है और कहती है, तुम वेनगू से प्यार करने लगी हो। लेकिन लिन इसे स्वीकार नहीं करती। इसके बाद ये यू वेनगो को कॉल करती है और उसे बताती है, लिन बीमार है, तुम्हें उसे देखने आना चाहिए। लेकिन वेनगो आने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद वेंगो और सीईओ यान जी यूए के घर आते हैं और वेंगू सीईओ यान और ये यू से कहता है कि वे उसे और लिन को अकेला छोड़ दें। अगले सीन में यूए काओयान से पूछती है कि क्या वो सच में हेशी ग्रुप छोड़ रहा है। तो सीईओ यान कहता है, मैं सिर्फ सीईओ के पद से हट रहा हूं और इसी वजह से अब मेरे पास तुम्हारे और शियाबो के साथ समय बिताने के लिए ज्यादा वक्त होगा। फिर ये यूए काओयान से मदद मांगती है। दूसरी तरफ वेन गुलिन के लिए खाना बनाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ अपनी शर्त रद्द करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तुम पसंद हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर सके, लिन डर जाती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में काओयान भोज में पहुंचता है और तभी वो जिंग को वहां देखता है। उसी समय ये यू काओयान को कॉल करती है और कहती है, मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं करती जितना तुम सोचते हो। मैं विदेश पढ़ाई करने जा रही हूँ क्योंकि ये मेरा जीवन भर का सपना है। इस पे सीईओ यान कहता है, मैं तुम्हारी विदेश जाने में मदद कर सकता हूँ और हम शियाबू को भी साथ ले जा सकते हैं। लेकिन यू उसे मना कर देती है क्योंकि उसके साथ रिश्ते में रहना बहुत थका देने वाला है और इसलिए वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। फिर जिंग सीईओ यान से कहती है कि वो उसके साथ पार्टी में चले, लेकिन सीईओ यान मना कर देता है। ये सुनकर जिंग गुस्सा हो जाती है और सीईओ यान से पूछती है, क्या तुम एक लड़की की वजह से अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हो? तो सीईओ यान कहता है, तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती। फिर जिंग गुस्सा हो जाती है और सीईओ यान को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पीछे धकेल देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जिंग के जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं, लेकिन उसके पास खुद को शांत करने के लिए दवा नहीं होती। फिर जिंग फैंग को कॉल करती है और वो जिंग को अपने घर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब जिंग फैंग के घर से जा रही होती है तो वो उससे कहता है, तुम्हारे पास आईडी कार्ड नहीं है, इसलिए तुम होटल में कमरा किराए पर नहीं ले सकती। अगर तुम तरह चाहो तो तुम मेरे घर पे रह सकती हो। और मजबूरी में जिंग फैंग के घर पे ही रुक जाती है। अगले सीन में चाओयान का असिस्टेंट उसे बताता है, मैंने चाओयान की आंटी और उसके ड्राइवर शांग को गोल्फ कोर्स के बाहर एक साथ देखा। ये सुनकर चाओयान को शक होता है कि उसकी आंटी ड्राइवर जैंग की मदद कर रही है। फिर आंटी चाओयान से मिलने आती है और चाओयान उससे ड्राइवर जैंग के बारे में पूछता है। तो आंटी बहाना बनाती और कहती है, ड्राइवर जैंग हमारा पुराना नौकर है, इसलिए मैं उससे मिलती रहती थी। तभी ड्राइवर जैंग आंटी को फोन करता है और चाओयान नीचे भागता है, ड्राइवर जैंग को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। गुस्से में ड्राइवर उसे बताता है, हादसे वाले दिन मैं ही गाड़ी चला रहा था। ये सुन के चाओयान को हादसे वाले दिन की यादें ताजा हो जाती हैं और वो हैरान रह जाता है। अगले सीन में आंटी चाओयान से कहती है, शाओबाओ के माता पिता अस्पताल जाते समय मर गए थे और उस वक्त शाओबाओ बहुत छोटा था। फिर जब तुम्हें होश आया तो तुम्हें हादसे की कुछ याद नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे हादसे की सच्चाई छुपा ली। ये सुन के चाओयान कहता है, इस सब से यीयू का क्या संबंध है? तो आंटी कहती है, हादसे वाले दिन यीयू वहां से गुजर रही थी और उसने शाओबाओ की जान बचाई थी। उस वक्त तुम कार से गिर गए थे, इसलिए उसने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन तुम होश में थे, इसलिए तुमने उसे देख लिया था। इस पर चाओयान कहता है, तो तुम मुझे और यीयू को अलग करने की कोशिश कर रही थी। तो आंटी कहती है, शाओबाओ के लिए तुम्हें खुद को संभलना होगा। इस पे चाओयान कहता है, अगर जाओदाओ को पता चल गया कि उसके माता पिता मेरी वजह से मरे तो क्या वो मुझे अपना पिता मानेगा? अगले सीन में यीयूए के माता पिता उसे फोन करते हैं और कहते हैं कि वे उससे मिलने उसके घर आ रहे हैं। ये सुनकर यीयूए उन्हें चाओयान के घर जाने से रोकती है और कहती है कि वो अब चाओयान के घर नहीं रहती। इसके बाद येयू अपने माता पिता से मिलती है और उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि चाओयान और उसके बीच क्या हुआ। तो यूयू कहती है, इसमें चाओयान की कोई गलती नहीं है और मैं खुद ही चाओयान से ब्रेकअप करना चाहती हूँ। फिर ये यू की माँ उससे कहती है, अगर तुम्हें किसी बात की चिंता है तो तुम अपनी परेशानी हमारे साथ बांट सकती हो। लेकिन ये यूए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद ये यू अपने माता पिता से कहती है, जर्मनी में पढ़ाई करना हमेशा से मेरा सपना रहा है। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और अपना ख्याल रखो। अगले दृश्य में लिन वेन गे के ऑफिस जाती है और उसकी मेहनती सोच देखकर हैरान रह जाती है। फिर वेंगे लिन से कहता है, जब से तुमने मुझे हारने वाला कहा है, ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है और अब मैं साबित करूंगा कि मैं भी एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ। ये सुनकर लिन वेंगे से पूछती है, मेरी सैलरी कब बढ़ा रहे हो? तो वेंगे कहता है कि वो सैलरी नहीं बढ़ाएगा। फिर लिन वेंगे को चिढ़ाते हुए ऑफिस से बाहर चली जाती है। अगले दृश्य में जिंग अपनी माँ के कॉल्स को अनदेखा कर देती है और जब दवा लेने का समय आता है तो वो फैंग द्वारा लिखा एक नोट देखती है जिसमें लिखा है, जब दवा लेने का समय हो तो खुद को व्यस्त रखने के लिए कोई काम ढूंढ लो।
इसके बाद जिंग खुद को व्यस्त रखने के लिए फैंग की एक नोटबुक निकालती है जिसमें वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिखता है और वो उसे पन्ना दर पन्ना पलटने लगती है। अगले दृश्य में वेंग लिन से कहता है कि वो उसके साथ एक सोशल गैदरिंग में चले, लेकिन लिन मना कर देती है क्योंकि ये यू अगले दिन जर्मनी जा रही है और उस रात उनका साथ में डिनर करने का प्लान है। अगले दृश्य में ये युवे खाना बना रही होती है और चाओ यान के साथ बिताए गए पल याद करती है। थोड़ी देर बाद चाओ यान युए के घर आती है और फिर डिनर टेबल पे सब एक साथ बैठते हैं। फिर ये यू सबको खाना परोसती है। इसके बाद ये युए सबको कहती है कि उसकी जर्मनी जाने की खुशी में सब जाम उठाएं। इस पर चाओ यान कहती है कि शराब पीने से इंसान खुश नहीं होता और नहीं अपना दुख छुपा सकता है। इस पर ये युए चाओ यान से कहती है हमारी दुनियाएं एक दूसरे से बहुत अलग हैं। फिर अचानक चाओ यान ये युए से कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप करने के लिए तैयार हूं और उसे शुभकामनाएं देती है। इसके बाद वे सब एक साथ जाम उठाते हैं। अगले सीन में चाओ यान और ये युए अकेले में अपने साथ बिताए पलों को याद करते हैं और भावुक हो जाते हैं। अगले सीन में फैंग घर लौटती है और जिंग गलती से नल तोड़ देती है जिसे फैंग ठीक कर देती है। फिर जिंग के घर से कॉल आती है जिसे वो मना कर देती है। ये देखकर फैंग उसे कहता है कि उसे अपने परिवार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तो जिंग उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि उसे फैंग की सलाह की जरूरत नहीं है और फिर वो घर छोड़ने की भी बात करती है। लेकिन फैंग उसे अपने घर पर रोक लेता है और कहता है कि वो यहाँ रह सकती है। इसके बाद जिंग फैंग से माफी मांगती है और कहती है कि उसने उसकी डायरी का सिर्फ एक पेज पढ़ा है जिसमें उसने लिखा था कि उसे यी युए पसंद है। फिर जिंग फैंग से पूछती है कि वो यी युए से अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं करता, तो फैंग उसे बताता है कि यी युए किसी और से प्यार करती है। इस पर जिंग कहती है अगर चाओ यान को कुछ हासिल करना होता है तो वो उसे अपना बना ही लेता है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो जल्द ही ये युए से शादी कर लेगा। ये सुन के फैंग जिंग से कहता है यी युए और चाओ यान का ब्रेकअप हो गया है। अगली सुबह यी यू अपने घर से जर्मनी जाने के लिए निकलती है और अपने दोस्तों से मिलती है। तभी अचानक लिन को वेंगे का फोन आता है जो उसे बताता है कि चाओ यान कहीं गायब हो गया है। ये जानकर ये यू डर जाती है और आंटी को फोन करती है और आंटी से बताती है शाओ यान को सब कुछ याद आ गया है और उसे पता चल गया है कि वो हादसा उसी की वजह से हुआ था और उस दिन तुमने शाबाओ की जान बचाई थी। इसके बाद यी यू शाओ यान को ढूंढती है और देखती है कि वो अपने ऑफिस में बैठा अपने बिजनेस प्रोजेक्ट का विश्लेषण कर रहा है। ये देखकर ये यू समझ जाती है कि शाओ यान अपने जीजा के हादसे की सच्चाई की वजह से परेशान है। फिर वो शाओ यान को गले लगाती है और कहती है ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये सुनकर शाओ यान कहता है मेरा हाल ही का बिजनेस प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये सुनकर ये यूए कहती है हर प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले टेस्टिंग से गुजरता है। तुम्हारी कंपनी के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स और तकनीकें हैं जो मार्केट में बहुत सफल हैं, फिर तुम पल्स ब्रेसलेट को लेकर इतना परेशान क्यों? इस पर शाओ यान कहता है ये ब्रेसलेट लोगों की नब्ज मॉनिटर करता है और इसकी वजह से किसी की जान बच सकती है। ये सुनकर ये यू कहती है कृपया मेरे साथ घर चलो, शाबाओ को तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद ये यू शाओ यान को उसके घर छोड़ने ले जाती है। फिर शाओ यान कार से उतर जाता है और ये यू उसके पीछे जाती है और उसे बताती है कि वो जर्मनी नहीं जा रही है। तो जाओ यान कहता है हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैं तुमसे फिर कभी मिलना नहीं चाहता। फिर फैंग यूएस से पूछती है अचानक शाओ यान को क्या हो गया, तो ये यूए उसे बताती है शाओ यान का कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था और उसे पीटीएसडी हो गया था और उसने उस हादसे से जुड़ी सारी बातें भूल गई थी, लेकिन अब उसे सब कुछ याद आ गया है। इस पर फैंग कहता है कुछ साल पहले मेरे पास भी ऐसा ही एक मरीज था और वो आज तक ठीक नहीं हुआ, और वो ये यू को सलाह देता है कि उसे शाओ यान से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर ये यूए कहती है मैं शाओ यान को अकेला नहीं छोड़ूंगी क्योंकि शाओ यान के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। इसके बाद ये यूए घर जाती है और लिन से कहती है मैं जर्मनी नहीं जा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि शाओ यान जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये यूए शाओ यान के घर जाती है और उसके लिए नाश्ता बनाती है और शाओ यान ये यूए को घर पर देखकर गुस्सा हो जाता है और शाबा उसे भी कहता है ये यूए तुम्हारी मम्मी नहीं है। फिर वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और ये यूए शाबा को समझाती है डैडी थोड़े परेशान है लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगले दिन ये यूए वन गू से मिलती है और उसे बताती है मुझे शक है कि हादसा झाओयान की वजह से नहीं हुआ था बल्कि उस ड्राइवर जांग का इस हादसे से कोई संबंध है और वेनगू भी उससे सहमत होता है। अगले दृश्य में ये यूए शाओ यान को रात का खाना परोसती है और शाओ यान उसके हाथ पर एक निशान देखता है और उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। इस पर ये यू उसे बताती है मेरा हाथ खाना गर्म करते समय जल गया था। फिर ये यू शाओ यान से हादसे के बारे में याद करने के लिए कहती है तो शाओ यान इस पे गुस्सा हो जाता है और ये यू से कहता है कि वो अपने घर वापस चली जाए। अगले दृश्य में ये यूए फैंग और लिन से मिलती है और उन्हें बताती है शाओ यान बहुत अच्छा ड्राइवर है और वो कभी भी तेज नहीं चलता, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उसने हादसा नहीं किया। इस पे लिन यूए से कहती है तुम एक मनोवैज्ञानिक हो और तुम्हें शाओ यान को उसकी यादें वापस लाने में मदद करनी चाहिए। अगले दिन फैंग शाओ यान से मिलने जाता है और उससे कहता है मैं ये यूए से अपने जज्बातों का इजहार करने जा रहा हूँ, और शाओ यान से कहता है कि वो उसे छोड़ दे। इस पे जाओ यान कहता है वो तुम्हारा प्रपोजल कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो फैंग कहता है मैं ये यूए के साथ जर्मनी जाऊंगा और उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद करूंगा। अगले दिन फैंग यूई को अपने साथ ले जाता है ताकि वो अपने जज्बातों का इजहार कर सके, लेकिन अचानक जाओ यान वहां आ जाता है और यूई को अपने साथ ले जाता है। फिर फैंग अकेला रह जाता है और जिंग वहां आकर फैंग से पूछती है क्या तुम ये यू को शाओ यान को उकसाने के लिए अपने साथ लाए थे।
इस पे फैंग कहता है, अगर जाओयन आज यहाँ नहीं आता तो मैं ये यूए के साथ जर्मनी चला जाता। फिर वो अपनी गिटार निकालता है और बजाने लगता है और जिंग भी उसके पास आके बैठ जाती है। अगले दृश्य में ये यूए और शाओ येन शाओबाओ के स्कूल जाते हैं और वहां की टीचर उन्हें बताती हैं शाओबाओ क्लास में नहीं आ रहा है और पूरे दिन बाहर बास्केटबॉल खेलने की जिद करता है और मेरी भी नहीं सुनता। इसके बाद ये यू टीचर से कहती है, हम शाओबाओ से अकेले में बात करना चाहते हैं, और फिर टीचर वहां से चली जाती हैं। इसके बाद शाओबाओ शाओयन को अपने पापा और शाओयन की एक तस्वीर दिखाता है और शाओयन शाओबाओ से कहती है, अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो वे तुम्हें बास्केटबॉल खेलना सिखाते। अचानक शाओबाओ शाओयन को पापा कहकर बुलाता है और ये सुनकर शाओयन बहुत भावुक हो जाती है। फिर शाओयन शाओबाओ के साथ बास्केटबॉल खेलती है। दूसरी तरफ फैंग और जिंग पानी के किनारे बैठकर शराब पीते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। फिर फैंग जिंग से पूछता है कि उसकी चिंता कब शुरू हुई थी, तो जिंग उसे बताती है, मुझ पर हमेशा बहुत दबाव रहता था, क्योंकि जब भी मैं किसी डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेती थी मेरी माँ पैसे देकर इनाम खरीद लेती थी, और पिछले साल से मैं एक भी डिजाइन नहीं बना पाई हूँ क्योंकि अब मेरे पास डिजाइन करने की प्रेरणा ही नहीं बची है। यह सुनकर फैंग करता है, तुम्हें अपनी जिंदगी की समस्याओं का सामना करना चाहिए और उनका हल ढूंढना चाहिए। अगले सीन में ये यूएशा यान और उसके भाई की एक फोटो देख रही होती है और तभी जाओयान वहां आता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है और कहता है, मैंने तय कर लिया है कि मैं हादसे के समय की अपनी यादें वापस लाने की कोशिश करूंगा। ये सुन के यीयू बहुत खुश हो जाती है और फिर शाओयन यीयू से वादा करता है कि वो शाबा और उसे बहुत खुश रखेगा। अगले सीन में जाओयान फैंग से मिलने जाता है और उससे कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम यीयू के दोस्त ही रहो और अपनी हदें पार न करो। इस पर फैंग कहता है, ये सब तुम पर निर्भर करता है। फिर जाओयान फैंग से वादा करता है कि वो हमेशा यीयू को खुश रखेगा। इसके बाद फैंग जाओयान से कहता है कि वो उसके सीनियर से मिले जो उसकी यादें वापस लाने में मदद कर सकता है। इस पर जाओयान मान जाता है और फैंग से कहता है, मैं अपनी यादें वापस लाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन फैंग अपने सीनियर से मिलता है और उससे जाओयान के बारे में बात करता है। अगले सीन में जाओयान ड्राइवर जांग से मिलता है और उससे पूछता है, हादसे वाले दिन तुमने अचानक गाड़ी चलाने से मना क्यों कर दिया था? तो ड्राइवर कहता है कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी चलाने से मना कर दिया। फिर जाओयान ड्राइवर से पूछता है, क्या तुम्हें पता था कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए तुमने गाड़ी चलाने से मना कर दिया? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं जल्द ही सब कुछ याद कर लूंगा। इस पर ड्राइवर कहता है, मुझे किसी चीज से डर नहीं है क्योंकि मेरा इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। अगले सीन में आंटी शाओयान से कहती हैं, तुमने ड्राइवर को बता दिया कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, जो लोग इस हादसे के पीछे हैं वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर जाओयान कहता है, मैंने जानबूझकर ड्राइवर को सच बताया ताकि मेरे दुश्मन ये जान ले और वे मेरे सामने आ जाएं। अगले सीन में जाओयान यूएस से कहता है, हिप्नोसिस मुझ पर असर नहीं कर रही है और मुझे कुछ भी याद नहीं आया है। इस पर यू कहती है, उसके दिमाग को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि उसकी यादें एक दिन जरूर वापस आ जाएंगी। फिर वो प्यार से जाओयान को गले लगा लेती है। अगली सीन में लिन अपनी माँ के साथ डिनर करती है और उसकी माँ उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, लेकिन लिन मना कर देती है। फिर लिन की माँ निराश होकर वहां से चली जाती है और लिन भावुक होकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वेंगू वहां आता है और उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे परिवार को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। फिर वेंगू लिन को एक खूबसूरत छत पर ले जाता है जिसे उसने सजाया था। इसके बाद वे दोनों दिल से एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर वेंगू भी लिन से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उसे वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वेंगू के रोमांटिक प्रपोजल को सुनकर लिन बहुत खुश हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। अगली सुबह लिन ऑफिस जाती है और मीटिंग रूम में सभी लोग वेंगू का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आता। फिर लिन को याद आता है कि उसने गलती से सुबह वेंगू का फोन अपने साथ ले लिया था। इसके बाद वेंगू के पापा लिन से कहते हैं कि वो उसे कॉल करे और लिन डर जाती है। थोड़ी देर बाद वेंगू वहां आता है और उसके हाथ में लिन का फोन होता है। ये देखकर लिन सबके सामने शर्मिंदा महसूस करती है। अगले सीन में यीयू स्कूल से शाबाओ को लेने जाती है, लेकिन स्कूल खत्म होने में भी समय बाकी होता है और यीयू शाबाओ के लिए कॉटन कैंडी लेने चली जाती है। जब वो वापस स्कूल जियाओबाओ को लेने जाती है तो एक आदमी उसे अगवा कर लेता है। जियाबाओ ये सब देखता है और फिर जियाओयन को कॉल करता और कहता है, मम्मी को एक बुरे आदमी ने अगवा कर लिया है। ये सुन के जाओयान हैरान हो जाता है, लेकिन वो शियाबाओ से कहता है, मैं तुम्हारी मम्मी को बचाऊंगा। इसके बाद शाओयान अपने लव ब्रेसलेट के जरिए ईयूए की लोकेशन ट्रैक करता है और किडनैपर की कार का पीछा करता है, लेकिन वो बहुत तेज गाड़ी चलाता है और शाओयान की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक्सीडेंट की वजह से उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद जाओयान की आंखें खुलती हैं और जाओयान यूए से पूछता है, क्या वो ठीक है? तो यायू कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि हम दोनों ठीक हैं और 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। फिर जाओयान यूए से कहता है, मेरी यादें वापस आ गई हैं और एक्सीडेंट वाले दिन मेरी कार के ब्रेक फेल हो गए थे और मेरी कार एक पेड़ से टकरा गई थी। इसके बाद यूए शाओयान से कहती है, हैशी ग्रुप की प्रतिद्वंदी कंपनी एएम कंपनी इस हादसे के पीछे थी और तुम्हारे भाई ने उनकी कंपनी की वित्तीय गड़बड़ियां पकड़ ली थी और वो जब उसने उस हादसे की योजना बनाई थी, उन्होंने ड्राइवर झांग को पैसे दिए थे और उसकी मदद से उन्होंने कार के ब्रेक फेल करवा दिए थे और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर शियाओयान यीयूए को गले लगाती है और उसका धन्यवाद करती है कि उसने उसकी और शियाओबाओ की जान बचाई। इस पर यीयूए कहती है, हम हमेशा साथ रहेंगे। अगले दृश्य में
यीयुए और शियाओयान साथ में बैठकर शतरंज खेल रहे हैं और इसी बीच फांग यीयुए को मैसेज करता है, लेकिन शियाओयान फांग को अस्पताल आने से मना कर देती है। फिर शियाओयान और यीयुए लिन और वेनगू के प्रेम संबंध के बारे में भी चर्चा करते हैं। इसके बाद यीयुए शियाओयान से कहती है, मुझे अस्पताल का खाना खाते खाते बोरियत हो गई है, और फिर दोनों चुपके से अस्पताल से बाहर जाकर सीख कबाब खाने जाते हैं। यीयुए शियाओयान से कहती है, बहुत समय बाद मैं खुद को इतना बेफिक्र महसूस कर रही हूँ। अगले दृश्य में जिंग अपनी माँ से कहती है, मैं कंपनी में काम नहीं करना चाहती और डिजाइनिंग को अपना करियर बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करोगी तो मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ लूंगी। अगले दृश्य में यूए, शियाओयान और शियाओबाओ तीनों मिलकर बास्केटबॉल खेल रहे हैं। फिर यीयुए एक बैकवर्ड शॉट मारता है और बॉल शियाओयान को लगती है, जिससे वह जमीन पर लेट जाता है और उसे अपना भाई दिखाई देता है, जो उससे कहता है, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी भाभी और मैं तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुमने शियाओबाओ का उसके पापा की तरह ख्याल रखा। मैं अगली जिंदगी में तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेलूंगा। इसके बाद यीयुए शियाओयान के पास आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो शियाओयान उससे कहता है, मैंने अभी अभी अपने भाई को देखा। इस पर यीयुए पूछती है, तुम्हारे भाई ने तुमसे क्या कहा? तो शियाओयान कहता है, वह चाहता है कि हम सब हमेशा खुश रहें। फिर शियाओबाओ कहता है, माँ, पापा और शियाओबाओ हमेशा साथ रहेंगे। अगले दृश्य में जिंग अपना घर छोड़कर फांग के घर रहने आ जाती है और फिर फांग उसके लिए खाना बनाने जाता है। थोड़ी देर बाद जिंग फांग को अपनी स्केच दिखाती है और फांग उसकी स्केच देखकर कहता है, क्या यह एक ट्रेंच कोट है? फांग की इस बात से जिंग को नई प्रेरणा मिलती है और वह बार बार अपनी डिजाइन को फिर से बनाती और सुधारती है जब तक कि उसकी डिजाइन पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद वह फांग को अपनी डिजाइन के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद जिंग नूडल्स खाती है और फांग उससे कहता है कि अगर वह डिजाइन बनाना जारी रखेगी तो उसका मानसिक तनाव भी दूर हो जाएगा। यह सुनकर जिंग कहती है, फांग ने मेरी बहुत मदद की है और अब मैं भी उसकी मदद करना चाहती हूँ। फिर वह फांग को फांग और यीयुए की एक तस्वीर दिखाती है और कहती है, तुम्हें अपने अतीत को अलविदा कह देना चाहिए और एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अगले दृश्य में जिंग फांग से कहती है, मैंने अपनी डिजाइनें अपनी दोस्त को भेजी थीं और मेरी दोस्त ने मुझे फ्रांस में एक डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है और मैं जल्द ही फ्रांस जा रही हूँ। यह सुनकर फांग जिंग को बधाई देता है और उसके लिए खाना बनाने चला जाता है। फिर जाते समय वह रुकता है और जिंग से पूछता है कि क्या वह जल्द ही फ्रांस जा रही है? तो जिंग कहती है, मैं कल ही चली जाऊंगी। ये सुनकर फांग निराश हो जाता है। अगले दृश्य में यीयुए और शियाओयान ने अपनी शादी रजिस्टर्ड करवा ली है और यीयुए अपनी शादी का सर्टिफिकेट देखकर खुश है। तभी शियाओयान वहां आता है और यीयुए से कहता है कि उसे पति कहकर बुलाए। फिर यीयुए शियाओयान को पति कहकर बुलाती है। इसके बाद शियाओयान यीयुए से कहता है, मैंने डायरेक्टर हुआंग को बता दिया है कि तुम जर्मनी जा रही हो क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपने पूरे करो। इस पर यीयुए कहती है, मैं तुम्हें और शियाओबाओ को छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो शियाओयान कहता है, शियाओबाओ और मैं हर महीने तुमसे मिलने आते रहेंगे। फिर यीयुए शियाओयान से कहती है, मैं अपनी शादी में बहुत सुंदर वेडिंग गाउन पहनूंगी। फिर वह एक चादर पहनकर शादी का सीन रोल प्ले करती है, लेकिन अचानक फिसल जाती है और फिर शियाओयान और यीयुए एक दूसरे को चूमते हैं। कुछ दिनों बाद यीयुए जर्मनी चली जाती है और फिर शियाओयान से वीडियो कॉल पर बात करती है और उसे याद दिलाती है कि कल उसे फिर से हेशी ग्रुप ज्वाइन करना है। फिर शियाओयान यीयुए से कहता है, कलाई के ब्रेसलेट को अपग्रेड करने के बाद इसे सफलतापूर्वक बाजार में लॉन्च कर दिया गया है और मैं हेशी ग्रुप में अपनी पोजीशन पर वापस जा रहा हूं। अगले दिन शियाओयान आधिकारिक रूप से हेशी ग्रुप में लौटता है और उसकी सेक्रेटरी उसका स्वागत करती है। अगले सीन में लिन और वेनगू एक हॉरर मूवी देख रहे हैं और वेनगू डर जाती है और कंबल में छुप जाती है और फिल्म नहीं देखती। यह देखकर लिन उससे कहती है, तुम लड़के होकर इतना कैसे डर सकते हो? तभी वेनगू के पापा वहां आ जाते हैं और लिन और वेनगू को एक साथ देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। ये सुनकर वेनगू अपने पापा से कहता है, लिन मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसके पापा उसे डांटते हैं और कहते हैं, तुम अपनी सेक्रेटरी को कैसे डेट कर सकते हो? इस पर वेनगू कहता है, ऑफिस में लिन मेरी सेक्रेटरी है, लेकिन ऑफिस के बाद वह मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर वेनगू के पापा लिन को अकेले में बात करने के लिए रोक लेते हैं और वेनगू से वहां से जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन वेनगू लिन से उसके घर मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसके पापा ने उससे क्या कहा था। तो लिन उससे कहती है, तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इस पर वेनगू लिन से कहता है, मैं अपने पापा से बात करूंगा और उन्हें मना लूंगा। फिर वेनगू पापा से मिलकर पूछता है, आपने लिन से क्या कहा कि वो नाराज है? पापा बोले, वो तुम्हारे लायक नहीं, अगर उसे नहीं छोड़ा तो तुम्हें ग्रुप से निकालकर बैंक अकाउंट फ्रीज कर दूंगा। ये सुनकर वेनगू अपने पापा की बात नहीं मानता और लिन से मिलने चला जाता है।
इसके बाद वेनगु लिन को अपने साथ अपने पापा के ऑफिस ले जाता है और उन्हें अपने घर और कार की चाबियां दे देता है और कहता है, मैं लिन के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। यह सुनकर वेनगु के पापा हंसने लगते हैं और कहते हैं, इसका मतलब है कि तुम सच में इस लड़की से प्यार करते हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें वेनगु के पापा लिन के साथ मिलकर वेनगु की परीक्षा लेने की योजना बनाते हैं। वर्तमान सीन में वेनगु अपने पापा से अपनी कार और घर वापस मांगता है। यह सुनकर उसके पापा उससे वादा करते हैं, जब तुम लिन से शादी करोगे तो मैं तुम्हें नया घर दिलाऊंगा। अगले सीन में शियाओबाओ और शियाओयान एयरपोर्ट जा रहे हैं यीयुए को लेने के लिए, क्योंकि वह जर्मनी से लौट रही है। लेकिन यीयुए शियाओयान को कॉल करती है और बताती है, मेरे प्रोजेक्ट में कुछ समस्या आ गई है और मैं वापस जर्मनी जा रही हूँ। इसके बाद शियाओयान और शियाओबाओ घर जाते हैं और यीयुए घर पर उनका इंतजार कर रही होती है और उन्हें सरप्राइज देती है। फिर यीयुए प्यार से शियाओयान से मिलती है और दोनों एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। अगले दिन यीयुए और शियाओयान की औपचारिक शादी होती है और शियाओबाओ अपनी मम्मी पापा के लिए एक स्पीच तैयार करता है और शादी समारोह में सबके सामने वह स्पीच पढ़ता है। फिर शियाओयान और यीयुए एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और यीयुए शियाओयान से कहती है, मेरी पीठ में खुजली हो रही है, और शियाओयान से उसे खुजाने के लिए कहती है। इसके बाद शियाओयान यीयुए की पीठ खुजाता है और उसे चूमता है। फिर यीयुए अपना गुलदस्ता फेंकती है और फांग उसे पकड़ लेती है और तभी जिंग वहां आता है और फांग के पास जाता है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। इसके बाद यीयुए, शियाओयान और शियाओबाओ एक पारिवारिक पल का आनंद लेते हैं और इसी दृश्य के साथ हमारी कहानी का सुखद अंत होता है।